is on. ओह, ये तो आतंकवादी को पार्सल बनाकर ला रहा है। इसकी फैमिली को छोड़ दो। अगर यहाँ आखिरी जान निकली तो वो इसी की हो, ऐसी खुदा से दुआ करो। One. सरकार से कुछ नहीं होना, रॉ वाले मुझे घसीट रहे। तो तुझे शर्म नहीं आती है? वो लड़का उसका लवर है, जानता है ना? हट जाओ वहां से जल्दी। मैंने जिस तरह सोचा था उस तरह मिशन पूरा नहीं हुआ। पीने के लिए पानी भी नहीं है। बाप रे, मैं मर जाऊंगी। हॉस्टेजेस को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ठीक से मॉल हाईजैक करो, उसके बाद फोन करो। लेकिन इस वक्त मुझे मेरे आदमी वापस चाहिए। तुझे बुरा लगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीस्ट यानी हिंदी टाइटल रॉ की कंप्लीट स्टोरी और उसके डिटेल बैकग्राउंड के बारे में। इस वीडियो में हम मूवी को शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हर सीन और हर इवेंट आपको आसानी से समझ आ सके। बीस्ट साल 2022 में रिलीज़ हुई एक इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे नेल्सन दिलीप कुमार ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म को कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया है। मूवी के लीड रोल में हमें विजय और पूजा हेगड़े नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म में सेल्वा राघवन,
साजी चैन, वीटीवी गणेश, अंकुर, विकाल, अपर्णा दास, सतीश कृष्णन, शाइन टॉम चाको, योगी बाबू और रेडिन किंग्सली जैसे कलाकार भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देते। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी मनोज परमहंसा ने संभाली है, एडिटिंग आर निर्मल ने की है और फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया है। 20 को 13 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम लगभग 159 मिनट्स का है। फिल्म का बजट करीबन 130 से 150 करोड़ रुपए के बीच बताया गया है, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 216 से 300 करोड़ रुपए के बीच की कमाई की है। अब अगर मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक फॉर्मर रॉ एजेंट के आसपास घूमती है। सिचुएशन तब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब एक शॉपिंग मॉल को टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं और अंदर मौजूद लोग होस्टेजेस बन जाते हैं। इसके बाद वहीं फॉर्मर रॉ एजेंट ही होस्टेजेस को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है और यहीं से शुरू होती है फिल्म की मेजर जर्नी। बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं मूवी के पहले स्टोरी पार्ट की तरफ और देखते हैं इस कहानी की शुरुआत आखिर किस तरह होती है। तो दोस्तों अब शुरू होती है बीस्ट की असली कहानी। मूवी की शुरुआत हमें वीरा राघवन से मिलवाती है जो रॉ का एक हाईली ट्रेंड फील्ड एजेंट है। इस वक्त वीरा पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस मिशंस पर तैनात है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, एक नोटोरियस टेररिस्ट उमर फारूक को पकड़ना। एक कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। इस मिशन के लिए वीरा पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान में अंडर कवर रह रहा है। यहाँ पे वीरा का रोल प्ले किया है थालापति विजय ने। अंडर कवर रहने का मतलब सिर्फ अपनी असली पहचान छुपाना नहीं होता है, बल्कि उस जगह की जिंदगी का हिस्सा बन जाना भी होता है और वीरा बिल्कुल वही करता है। इतने लंबे समय तक वहाँ रहने के दौरान वो आसपास के लोगों के बीच इस तरह घुल मिल जाता है कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता। बाहर से देखने पर वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह नज़र आता है, जबकि असल में वो अपने मिशंस के हर पल पर नज़र बनाए रखता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वीरा का व्यवहार आसपास के लोगों के साथ काफ़ी प्यार भरा और अपनापन से भरा हुआ है। खासकर एक छोटी सी बच्ची उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का और प्यारा सा रिश्ता देखने को मिलता है। जब भी बच्ची अपनी छोटी छोटी शरारतें करती है, वीरा अक्सर जानबूझकर उसे जीतने देता है। वो उसकी बातों में साथ देता है, उसके साथ वक्त बिताता है और उसकी खुशी के लिए बलून्स भी खरीदता है। धीरे धीरे सिर्फ उस बच्ची ही नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ भी वीरा की अच्छी जान पहचान हो जाती है। बच्ची की माँ अक्सर उसके लिए खाना लेकर आती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे और इज्जत भरे तरीके से पेश आती है। वीरा भी उसके इस प्यार और अपनेपन को उतनी ही सादगी के साथ एक्सेप्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि वीरा जिस जगह पर सिर्फ एक मिशन के लिए आया था, धीरे धीरे वही जगह उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती है। एक रॉ एजेंट होने के नाते उसे अपनी फीलिंग्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन इतने महीनों तक एक ही माहौल में रहने की वजह से उसका कनेक्शन वहाँ के लोगों के साथ नेचुरली बनने लगता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत नज़र आता है, लेकिन असल में वीरा हर वक्त अपने असली मिशन पर फोकस रहता है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। एक दिन अचानक वीरा के पास टेक्निकल टीम का एक अर्जेंट कॉल आता है। कॉल में उसे बताया जाता है कि जिस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, यानी उमर फारूक, वो पहले ही लोकेशंस पर पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस के मुताबिक फारूक बहुत जल्द वहां से निकलने वाला है। सिचुएशंस और भी ज़्यादा सीरियस इसीलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आसपास कहीं एक इंडियन स्पाई मौजूद है। इस बात का भी अंदाज़ा लग चुका है कि उस स्पाई का कनेक्शन फारूक तक पहुँच सकता है। अगर एक पल की भी देरी हुई तो 3 महीनों की मेहनत से तैयार किया गया पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता है और उमर फारूक उसके हाथ से हमले के लिए हमेशा के लिए निकल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही वीरा समझ जाता है कि अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है, अब हर सेकंड बहुत कीमती है। मिशंस को बचाने और उमर फारूक को भागने से रोकने के लिए वीरा तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है और इसी डिसीजन के साथ कहानी अपने पहले बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब वीरा के पास वक्त बहुत कम होता है। इंटेलिजेंस से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद वो बिना किसी देरी के सीधा उमर फारूक को हाइड आउट की तरफ बढ़ता है। मिशंस का हर सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फारूक एक बार वहां से निकल गया तो 3 महीनों की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। हाइड आउट के अंदर घुसते वीरा तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसका सामना फारूक के आदमियों से होता है, लेकिन एक ट्रेन रॉ फील्ड एजेंट होने की वजह से वीरा उसका सामना क्लोज कॉम्बैट में करता है। एक के बाद एक वो फारूक के लोगों को गिराता चला जाता है और धीरे धीरे हाइड आउट के अंदर अपना रास्ता बना लेता है। हर मूवी का सिर्फ एक ही मकसद है, उमर फारूक तक पहुंचना और मिशंस को सक्सेसफुल बनाना। लेकिन इस ऑपरेशंस की एक बहुत ही बड़ी कंडीशंस भी होती है। इंटेलिजेंस एजेंसी का क्लियर ऑर्डर होता है कि उमर फारूक को जिंदा पकड़ना है, उसे मारना मिशंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए वीरा को हर कदम बहुत संभाल कर उठाना पड़ता है। उसे फारूक को रोकना भी
है और साथ ही उसे जिंदा भी रखना है। इसी बीच उमर फारूक मौका देखकर एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वीरा तुरंत सिचुएशन को समझ लेता है और उसकी एस्केप को रोकने के लिए मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करता है। उसका प्लान फारूक को मारना नहीं बल्कि उसे भागने का रास्ता बंद करना होता है। लेकिन वीरा जिस जगह पर मौजूद होता है वहाँ से वो बाहर का पूरा एरिया क्लियरली नहीं देख पाता। इस वजह से मिसाइल लॉन्च करने से पहले वो कमांड सेंटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो कंफर्म करता है कि मिसाइल गिरने वाला एरिया के आसपास कोई सिविलियन तो मौजूद नहीं है और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। उसी वक्त वही छोटी बच्ची जिसे वीरा पिछले कई दिनों से प्यार और अपनापन से मिलता रहता था बाहर अपने बलून के पीछे भाग रही होती है। वही बलून होता है जो वीरा ने खुद उसके लिए खरीदा था। कमांड टीम इस बात को देख लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि ब्लास्ट एरिया के आसपास एक सिविलियन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो वीरा को सच नहीं बताते। वो इस इन्फॉर्मेशन को उसे छुपा लेते हैं। इसके बदले वीरा को सिर्फ इतना कहा जाता है कि आउटर पेरीमीटर बिल्कुल क्लियर है। उसे बताया जाता है कि किसी भी सिविलियन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ मिशंस पर होना चाहिए, ना कि पॉसिबल डैमेज पर। वीरा को अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है। उसके पास शक करने की वजह भी नहीं होती, इसीलिए वो कमांड की बात मान लेता है। अपनी टीम की कंफर्मेशन पर भरोसा करते हुए वीरा मिसाइल लॉन्च कर देता है। कुछ ही पलों में मिसाइल सीधा उमर फारूक की गाड़ी को हिट करती है। ब्लास्ट की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका भागना नामुमकिन हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर टेक्निकल टीम उमर फारूक को जिंदा पकड़ लेती है। एक नज़रिए से देखा जाए तो मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है, लेकिन वीरा के लिए असली कहानी अब शुरू होने वाली होती है। ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे धुआं छटने लगता है। चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच वीरा की नज़र हवा में उड़ते हुए एक बलून पर पड़ती है। यह कोई आम बलून नहीं होता है, वही बलून होता है जो उसे उस छोटी बच्ची के लिए खरीदा था। एक पल में वीरा सब कुछ समझ जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो बच्ची याद आ जाती है जिसके साथ वो हंसता था, जिसके साथ उसने वक्त बिताया था और जिसे वो कभी भी खतरे में देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब सच उसके सामने होता है। मिसाइल स्ट्राइक के दौरान वही बच्ची ब्लास्ट के चपेट में आ जाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। ये बात वीरा को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि जिस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने ट्रिगर दबाया था, उसी मिशन की कीमत एक मासूम बच्ची की जान बन गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मिसाइल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी टीम के दी हुई इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करके लॉन्च की थी, लेकिन नतीजा बदलने वाला नहीं था। उस बच्चे की मौत के बोझ वीरा अपने दिल से कभी नहीं हटा पाया। यह हादसा उसके लिए सिर्फ एक फेल्ड मोमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशनल जख्म बन जाता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसी गहरे सदमे और गिल्ट के साथ वीरा रो एजेंसी छोड़ने का फैसला करता है। अपनी पुरानी ज़िंदगी और अपने मिशंस को पीछे छोड़कर वो वापस चेन्नई लौट आता है और इसी के साथ वीरा की ज़िंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है। इस दर्दनाक ऑपरेशन के बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लगभग 11 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन वीरा के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया होता है और बाहर से देखने पर शायद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी उसी एक इंसिडेंट के बोझ के साथ जी रहा होता है। उस मिसाइल स्ट्राइक की यादें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। वो छोटी सी बच्ची, उसकी मुलाकात, उसकी मुस्कुराहट, उसके साथ बिताए हुए पल और फिर उसकी मौत, ये सब बार बार वीरा के दिमाग में फ्लैश होने लगता है। हर याद उसे दिन की तरफ वापस ले जाती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस हादसे को भुला नहीं पाता है। मूवी यहाँ साफ दिखाते कि वीरा PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। उसके लिए ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं बल्कि एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा बन चुका होता है जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार वही इंसिडेंट दोबारा चलने लगता है। उससे उस बच्चे की याद बार बार सताती रहती है। जो चीज़ एक वक्त पर उसके लिए सिर्फ मिशंस का हिस्सा थी, वही अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल बोझ बन चुकी होती है। वीरा चाहकर भी अपने ब्लास्ट से अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। इसी वजह से वो अपने साइकाट्रिस्ट से कॉन्टेक्ट में रहता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अगर वीरा इस तरह खुद को दुनिया से अलग रखेगा तो उसका ट्रॉमा और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए वो उसे सिर्फ मेडिसिन या ट्रीटमेंट पर डिपेंड रखने की वजह से रहने की जगह धीरे धीरे नॉर्मल सोशल एरिया में वापस आने की सलाह देते हैं। साइकाट्रिस्ट के बार बार कहने पर वीरा आखिरकार एक शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये उसके लिए कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है। एक ऐसा इंसान जो पिछले कई महीनों से अपनी गिल्ट और ट्रॉमेटिक मेमोरीज के साथ जी रहा होता है, उसके लिए लोगों के बीच वापस जाना एक बड़ा कदम होता है। लेकिन वीरा अपने डॉक्टर की बात मानता है और शादी अटेंड करता है। इसी शादी के दौरान उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। दोनों की पहली मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदलती है। वक्त के साथ उसके बीच एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है और धीरे धीरे ये कनेक्शन प्यार में बदल जाता है। प्रीति का रोल यहाँ पे पूजा हेगड़े ने प्ले किया है। प्रीति की एंट्री वीरा की ज़िंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। काफ़ी समय बाद वीरा की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो उसके फ्यूचर का हिस्सा बनने लगता है। उसकी प्रेजेंस वीरा की ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन लेकर आती है। लेकिन सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, प्रीति वीरा को
उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सोचने के लिए मोटिवेट करती है। वो वीरा को समझाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा एक पर्पस देना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रीति उसे डोमिनिक एंड सोल्जर्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करती है। सिक्योरिटी एजेंसी डोमिनिक इरुदियाराज के लीडरशिप में चल रही होती है, लेकिन इस वक्त एजेंसी की हालात कुछ खास नहीं होती। कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही होती है और उसे एक मजबूत डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। प्रीति का मानना होता है कि वीरा का एक्सपीरियंस और उसके ट्रेनिंग इस एजेंसी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। वीरा भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है। शायद ये उसके लिए एक मौका, अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकलने का एक ऐसा मौका जहाँ वो दोबारा किसी काम के खुद को बिजी रख सके और अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से थोड़ी दूरी बना सके किसी को। लेकिन जब वीरा अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कहीं एक बहुत बड़ा खतरा चुपचाप अपनी जगह बना रहा होता है। इसी दौरान तमिलनाडु गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस के थ्रू एक बहुत ही सीरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता लगता है कि कुछ टेररिस्ट चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल को टारगेट बनाकर एक बहुत ही बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है, लेकिन इस खबर के सीरियसनेस को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ ही समय में कितनी बड़ी मुसीबत का रूप लेने वाली है। और इसी के साथ कहानी एक और बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां से फिल्म का असली कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। प्रीति के कहने पर वीरा डोमिनिक सोल्जर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। एक दिन वीरा, प्रीति और डोमिनिक मिलकर एजेंसी का एक क्लाइंट से मिलने के लिए ईस्ट कोस्ट मॉल पहुंचते हैं। इसी वक्त मॉल एजेंसी का आखिरी क्लाइंट होता है। एजेंसी पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, इसीलिए इस क्लाइंट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। बाहर से देखने पर मॉल में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। लोग अपनी शॉपिंग में बिजी होते हैं, स्टोर्स खुले होते हैं और हर तरफ रोज की तरफ भीड़ होती है। लेकिन वीरा के लिए कोई भी जगह सिर्फ ऊपर से देखने की चीज़ नहीं होती है। एक ट्रेंड रो फील्ड एजेंट होने की वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन आम इंसान से काफ़ी अलग होती है। जहाँ दूसरे लोग सिर्फ एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल देख रहे होते हैं, वहीं वीरा आसपास की हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी को ध्यान से नोटिस करने लगता है। मॉल के अंदर रहते हुए उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ती है जो उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती है। कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ मूवमेंट्स और कुछ एक्टिविटीज़ उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से सस्पिशियस महसूस होने लगते हैं। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन शायद किसी और को ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन वीरा के लिए सब एक वार्निंग की तरह थी। वो हर छोटी डिटेल को अपने दिमाग में छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, उसका शक और मजबूत होता चला जाता है। धीरे धीरे वीरा एक कंक्लूजन तक पहुंचता है। उसे लगने लगता है कि मॉल में जो कुछ ऊपर से दिख रहा है, असल में बात उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वीरा के अंदाज़ा लगा लेता है कि मॉल पर किसी और का कंट्रोल हो चुका है। मतलब सिचुएशन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और किसी ने चुपचाप मॉल को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वीरा का शक सच साबित हो जाता है। अचानक मॉल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक के बाद एक कई लोग जो अब तक सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में बिल्कुल आम लोगों की तरह घूम रहे थे, अपने असली पहचान सामने ले आते हैं। ये लोग असल में टेररिस्ट होते हैं। इसका लीडर होता है उमर शेख, जो उमर फारूकी का भाई है। उसके साथ उसके स्लीपर सेल्स भी होते हैं जो सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर पहले से ही मॉल के अंदर मौजूद थे। जैसे ही उसका प्लान शुरू होता है, वो बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में एक शांत शॉपिंग मॉल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक क्या हुआ है। कुछ सेकंड्स पहले जो शॉपिंग मॉल्स और फैमिली से भरी हुई थी, वही अब टेरर और पैनिक के सेंटर बन चुकी होती है। इस पर वीरा को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी पहले की गई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। जिस खतरे को उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से महसूस किया था, वो अब सबके सामने हकीकत बन चुका होता है। सिचुएशन इतनी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर निकलती है कि वीरा तुरंत एक्शन लेता है। वो प्रीति, डोमिनिक और कुछ दूसरे लोगों को लेकर मॉल के अंदर से एक ऐसे रेस्टोरेंट में चला जाता है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। फिलहाल वही जगह उसके लिए सबसे सेफ हाइड आउट बन जाती है। सब लोग चुपचाप अंदर छुप जाते हैं और बाहर चल रही हर एक्टिविटी पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मॉल के बाहर सरकारी एजेंसी भी तुरंत एक्टिव हो जाती है। सिचुएशन की कमांड डेप्यूटी NSA अल्ताफ हुसैन के हाथ में होती है। गवर्नमेंट समझ जाती है कि एक आम क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक प्लान टेररिस्ट हाईजैकिंग है। सीधा अटैक करने के बजाय पहले टेररिस्ट से बातचीत करने का फैसला लिया जाता है। नेगोशिएशन शुरू होती है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे बात की जाती है कि ताकि होस्टेज सिचुएशंस को बिना और खून खराबे से कंट्रोल किया जा सके, लेकिन टेररिस्ट की डिमांड बिल्कुल साफ होती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उमर फारूक की रिहाई। यानी जिस टेररिस्ट को कभी वीरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदा पकड़वाया था, अब उसी को छुड़वाने के लिए पूरे मॉल को होस्टेज बना लिया गया है। और इसी के साथ वीरा का पास्ट और उसका प्रेजेंट एक बार फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे कहानी और भी ज़्यादा डेंजरस मोड की तरफ बढ़ने लगती है। मॉल के अंदर टेररिस्ट का पूरा कब्जा
हो चुका होता है, जबकि बाहर गवर्नमेंट हर मुमकिन तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। डिप्यूटी नासा अल्ताफ हुसैन लगातार हर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसी दौरान उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि वीरा राघवन BC मॉल के अंदर मौजूद है। एक खबर मिलते ही पूरी सिचुएशन को देखने का गवर्नमेंट का नज़रिया बदल जाता है। अल्ताफ जानता है कि वीरा कोई आम सिक्योरिटी गार्ड या ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो एक फॉर्मर रॉ फील्ड एजेंट रह चुका है, जिसके आसपास हाई रिस्क ऑपरेशंस का सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसे में अगर वीरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो अंदर की सिचुएशन को समझना और टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी आसान हो सकता है। इसी सोच के साथ अल्ताफ किसी तरह वीरा से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाता है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू होता है। बाहर से अल्ताफ लगातार वीरा को समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त मॉल के अंदर मौजूद हजारों लोगों की जान खतरे में है। वो चाहता है कि वीरा अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की मदद करे, लेकिन वीरा तुरंत हाँ नहीं करता है। वीरा तुरंत यहाँ नहीं करता है, लेकिन शुरू में काफ़ी हिचकियाँ चाहता है। इसके वजह वजह भी साफ होती है। रो छोड़ने के बाद वीरा ने अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर रहने का फैसला कर लिया था। उसके दिमाग में अब भी पाकिस्तान वाले ऑपरेशन की ट्रॉमेटिक यादें ताज़ा थी। उस मिशन ने उसे सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया था। इसलिए वो दोबारा किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से पहले रुक कर सोचता है। लेकिन फिर वीरा अपनी पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखना शुरू करता है। वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ और डिमांड्स को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके सामने एक बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। ये लोग किसी छोटी मोटी डिमांड के लिए मॉल पर कब्जा नहीं किए बैठते। इसका असली मकसद सिर्फ एक ही है, उमर फारूक को आज़ाद करवाना। जैसे ही वीरा को यह बात समझ आती है, उनके लिए सिर्फ एक होस्टेज सिचुएशन नहीं रह जाती है। मामला सीधा उसके पास से जुड़ जाता है। जिस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक ऑपरेशन कंप्लीट किया था, आज उसी टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान को दांव पर लगा दिया था। यह बात समझते ही वीरा का नजरिया बदल जाता है। अब वो सिर्फ खुद को, अपने और साथ छुपे हुए लोगों को बचाने के बारे में नहीं सोचता। वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करता है। मौका मिलते ही वीरा एक टेररिस्ट को मार गिराता है। साथ ही वो एक दूसरे टेररिस्ट को जिंदा पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है। उसे वही छोड़ने के बजाय वीरा उस कैप्चर टेररिस्ट को लेकर अपने हाइड आउट में आता है, जहाँ प्रीति, डोमिनिक और बाकी लोग छुपे हुए होते हैं। एक टेररिस्ट का जिंदा पकड़ा जाने वाला वीरा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पास टेररिस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मौका होता है। लेकिन वीरा सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकता है। वो समझ चुका होता है कि अगर सिर्फ हाइड आउट में छुप कर बैठा रहा तो टेररिस्ट का कंट्रोल और मजबूत होता चला जाएगा। इसीलिए वो एक और बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वीरा अपने डिस्गाइज बदलता है और इसी बदले हुए रूप में टेररिस्ट के बीच घुसने की कोशिश करता है। एक काम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसकी असली पहचान का थोड़ा सा भी अंदाजा टेररिस्ट को हो जाता है तो उसकी पूरी प्लानिंग वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन वीरा अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इसके बीच सफलता से घुस जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू करता है। मौका देखकर वीरा टेररिस्ट को एक एक करके खत्म करने लगता है। इस तरह बिना सीधा सामने आए वो उनके ग्रुप्स को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। मॉल के अंदर एक तरफ टेररिस्ट अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वीरा चुपचाप उसके बीच रहकर उसकी ताकत को तोड़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ मॉल के अंदर शुरू हो जाता है एक ऐसा खामोश ऑपरेशन जहां पर अगला कदम वीरा और टेररिस्ट के बीच टकरार को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने वाला होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, मॉल के अंदर की सिचुएशन और भी ज़्यादा उलझती हुई नजर आती है। बाहर मौजूद गवर्नमेंट लगातार टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन कर रहे होती है, लेकिन इसी बीच कहानी में कैसा सच सामने आता है जो पूरी सिचुएशन को एक नई डायरेक्शन दे देता है। पता चलता है कि होम मिनिस्टर खुद उमर सैफ और उसके टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है। यानी जिस इंसान पर देश की सुरक्षा से जुड़ा फैसला की जिम्मेदारी होती है, वहीं छुपकर टेररिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। एक खुलासा पूरे मामले को और भी ज़्यादा सीरियस बना देता है। अब ये सिर्फ एक होस्टेज क्राइसिस नहीं रह जाता है। अब इसके पीछे सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी पता चलने लगता है। मॉल के अंदर इस पूरे इंसिडेंट को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि लाइव टेलीविजन देखने वाले लोगों को लगे कि होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को टेररिस्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया है। ये सब कुछ कैमरा के सामने होता है। बाहर मौजूद लोग, मीडिया और गवर्नमेंट एजेंसी पीसी लाइव टेलीकास्ट को देख रही होती है। और दूसरी तरफ वीरा साहब कह देता है कि अगर फारूक को छोड़ा गया तो होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। और इस कदम से पूरा होस्टेज क्राइसिस और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। अब हर तरफ कन्फ्यूजन, प्रेशर्स और टेंशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अगला कदम किस तरफ जाने वाला है। जैसे इस सेफ को लगता है कि उसकी हार तय है, वो खुद को एक होस्टेज दिखाकर भीड़ में छिप जाता है। बाद में डोमिनिक से
वीरा की असली पहचान जानने के बाद सैफ और उसके स्लीपर सेल्स वीरा को पकड़ लेते हैं अपनी, लेकिन अपर्णा की मदद से वीरा वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और सैफ के साथ उसके पूरे टेररिस्ट गैंग को खत्म कर देता है, साथ ही सभी होस्टेजेस को भी सुरक्षित बाहर निकाल देता है। इसके बाद पुलिस होम मिनिस्टर को टेररिस्ट के साथ मिलकर साजिश रचने और मॉल हाईजैकिंग में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर देती है। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद गवर्नमेंट उमर फारूक को जेल से रिहा करके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ देती है। कुछ महीने बाद वीरा पाकिस्तान में एक और नया ऑपरेशन चलाकर उमर फारूक को दोबारा पकड़ लेता है और एक लंबे एयर चेस के बाद उसे सुरक्षित वापस इंडिया ले आता है। ऑपरेशन की सफलता के बाद वीरा, पृथ्वी और डोपनिंग और उसकी पूरी टीम गोवा में अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और इसी के साथ फिल्म वहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शंस के बारे में और देखते हैं कि बीच को बनाने का सफर कैसे शुरू हुआ था। इस फिल्म को प्रोडक्शन राइट्स जनवरी 2020 में सन पिक्चर्स ने एक्वायर किए थे। उस वक्त तय हो चुका था कि फिल्म विजय के करियर की 65वीं फिल्म होगी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर के तौर पर AR मुरुगदास को साइन किया गया था, मतलब फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी पहले उनके पास थी और प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ आगे बढ़ने वाला। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक AR मुरुगदास ने अपनी रीम्यूटेशन काम करने से इनकार कर दिया था, इसी वजह से उन्हें इस फिल्म को हटा दिया गया और प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद फिल्म के लिए नए डायरेक्टर की तलाश शुरू हुई। आखिरकार नेल्सन दिलीप कुमार को इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाया गया। उसके आने के बाद फिल्म एक नई डायरेक्शन ली और दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट थलापति 65 के टेम्पररी टाइटल के साथ किया गया। कुछ महीनों बाद जून 2021 में मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया और इसी के साथ सबके सामने इस फिल्म का नाम बीस्ट रखा गया। टाइटल अनाउंसमेंट के बाद फिल्म की शूटिंग और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई। मूवी की शूटिंग सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग लोकेशन पर की गई। इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने चेन्नई, दिल्ली और जॉर्जिया जैसे लोकेशंस पर शूट किया। कई महीनों तक चलने वाली शूटिंग के बाद फिल्म का प्रोडक्शन धीरे धीरे अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया और आखिरकार दिसंबर 2021 के मध्य तक फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने कंपोज किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी मनोज परमहंसा ने संभाली, जबकि एडिटिंग का काम आर निर्मल ने किया। इस तरह डायरेक्शन में होते हुए बदलाव से लेकर टाइटल अनाउंसमेंट, शूटिंग शेड्यूल और टेक्निकल टीम के साथ बीस्ट का प्रोडक्शन सफर कंप्लीट हुआ और फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। अब बात करते हैं बीस्ट के रिलीज और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। लंबे प्रोडक्शन शेड्यूल और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आखिरकार बीस्ट को 13 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म के रिलीज होते ही ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की नजर इस पर टिक गई, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले। यानी कुछ लोगों ने फिल्म के कई पहलुओं को पसंद किया जबकि कुछ क्रिटिक्स की तरफ से इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस तरह फिल्म को हर जगह एक जैसे रिव्यूज नहीं मिले बल्कि उसके रिस्पॉन्स को मिक्स कैटेगरी में रखा गया। हालांकि रिव्यूज अलग अलग रहे लेकिन इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर उतना देखने को नहीं मिला। कमर्शियल लेवल पर बीस्ट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 216 से 300 करोड़ के बीच की कमाई की। कलेक्शन अपने आप में काफी बड़ा माना गया और इसी परफॉर्मेंस की वजह से बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स भी बने। कलेक्शन के हिसाब से बीस्ट 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। सिर्फ तमिल सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की बात करें तो ये फिल्म 2022 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म भी बनी। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के दम पर बीस्ट ने अपना नाम उन तमिल फिल्मों की लिस्ट में भी दर्ज कराया जो अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म के में शामिल रही थी। इस तरह क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मजबूत परफॉर्मेंस दिखा और कमर्शियल तौर पर खुद को एक सक्सेसफुल फिल्म के रूप में साबित किया। अब बात करते हैं बीस्ट के डेवलपमेंट फेज की, यानी इस फिल्म का सफर ऑफिशियली शुरू कैसे और बीच में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की खबरें नवंबर 2019 में सामने आना शुरू हुई। इसी वक्त बताया गया कि विजय अपनी उस समय बन रही फिल्म मास्टर के बाद अपनी 65वीं फिल्म साइन कर चुके, यानी मास्टर की शूटिंग के दौरान उन्हें अगले प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जुलाई 2020 में रिपोर्ट सामने आई कि इस प्रोजेक्ट को कलानिधि मारन की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फाइनेंस करेगी। विजय और सन पिक्चर्स को कोई पहली पार्टनरशिप नहीं थी। इससे पहले भी दोनों ने काफी सारी पिक्चर्स, सूरा, सरकार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इसीलिए एक बार फिर इस कॉम्बिनेशन को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई डायरेक्टर्स का नाम सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मागी थिरुमेनी, शंकर सुधा कोंगारा, पंडिराज आर अजय, वेट्रीमारन जैसे कई डायरेक्टर्स के नाम इस प्रोजेक्ट से जोड़े गए। उस वक्त किसी भी नाम पर ऑफिशियली मुहर नहीं लगी थी, इसीलिए फैंस लगातार इंतजार कर रहे कि आखिर फिल्म डायरेक्टर कौन होगा। फिर मार्च 2020 में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। बताया गया कि प्रोजेक्ट की डायरेक्शन की जिम्मेदारी AR मुरुगदास संभालेंगे और उस समय फिल्म का टेम्पररी टाइटल थालापति 65 के नाम से जाना रहा था।
इसी दौरान फिल्म की टेक टीम को लेकर भी काफी सारी अपडेट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक कंपोज करने के लिए थमन एस को साइन किया गया था। विजय के साथ उसका पहला कोलाबोरेशन होने वाला था। वहीं फीमेल लीड के लिए तमन्ना भाटिया से भी बातचीत चल रही थी। अगर उसकी कास्टिंग फाइनल होती तो विजय के साथ उसका सूरा के बाद दूसरा कोलाबोरेशन था। समय आगे बढ़ता रहा और अगस्त 2020 की शुरुआत में AR मुरुगदास ने फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट विजय को सुनाई। स्क्रिप्ट सुनने के बाद विजय ने उसे अप्रूवल दे दिया। इसके बाद अगस्त 2020 के मध्य में टीम की तरफ से रिपोर्ट सामने आई कि थलापति 65 बहुत जल्द प्रोडक्शंस में नजर एंटर करेंगे। साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि 22 अगस्त 2020 यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट भी नहीं हो पाया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान AR मुरुगदास ने एक साफ किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट उसकी किसी पुरानी फिल्म के सीक्वल नहीं है। उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है। प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी बीच टेक्निकल टीम में भी कई कुछ लोगों को शामिल किया। फिल्म के लिए स्टंट कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी अनबरू ने जोड़ी को दी गई है। विजय के साथ उसका पहला कोलाबोरेशन था। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफर मनोज परमहंसा ने भी फरवरी 2021 में अपनी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म कर दी, लेकिन इसी बीच प्रोजेक्ट के अंदर एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय को इस फिल्म के लिए शुरुआत में 100 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पैदा हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए विजय ने अपनी सैलरी का 30% हिस्सा छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद इसकी रीम्यूनरेशन 70 करोड़ बताई गई। इसी दौरान प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने भी AR मुरुगदास से उसकी सैलरी कम करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मांग उसकी पिछली डायरेक्टर फिल्म दरबार 2020 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिलने के बाद की गई थी, लेकिन AR मुरुगदास ने अपने रीम्यूनरेशन काम करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से अक्टूबर 2020 में सन पिक्चर्स ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। डायरेक्टर को बाहर होने के बाद फिल्म एक बार फिर बिना डायरेक्टर के रह गई। इसके बाद प्रोड्यूसर ने नए डायरेक्टर की तलाश शुरू की। आखिरकार कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र, जो विजय के साथ मास्टर में काम कर चुके थे, उन्होंने नेल्सन दिलीप कुमार का नाम रिकमेंड किया और उन पर जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्शन नेल्सन को दी जाए। और यहीं से थलापति 65 का सफर में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, जहां से प्रोजेक्ट की कमांड एक नए डायरेक्टर के हाथ में जाने वाली थी। अब बात करते हैं इसके प्री प्रोडक्शन फेज की, यानी जब फिल्म की स्टोरी, टीम और ओवरऑल प्लानिंग को फाइनल शेप दिया गया था। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में दौरान बताया था कि जब उन्होंने 20 की कहानी लिखनी शुरू की तब उनके दिमाग में शुरू से ही विजय थे। उसके मुताबिक ये स्क्रिप्ट विजय को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। नेल्सन ने कहा था कि भाई वो विजय की स्क्रीन प्रेजेंस और उसकी कैपेबिलिटीज से अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता है कि विजय किस तरह सीन्स को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं और ऑडियंस उन्हें किस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखती है। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी स्टोरी का आइडिया चुना जिसमें विजय की पर्सनैलिटी और उसकी इमेज नेचुरली फिट हो सके। साथ ही नेल्सन का यह भी कहना था कि वो उस आइडिया के अंदर कुछ अलग करना चाहते थे। उसके हिसाब से स्क्रिप्ट विजय को भी पसंद आई और उसे खुद उस स्क्रिप्ट पर भरोसा पूरा था। इसी दौरान स्टंट कोरियोग्राफर अनबरू ने फिल्म के एक्शंस के बारे में भी अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 20 में ऑडियंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस एक्शन सीक्वेंस की तुलना KGF चैप्टर 1 जैसे बड़े एक्शन स्केल से की थी। खुद नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि 20 लगभग 60% एक्शन और 40% ह्यूमर का कॉम्बिनेशन है। इस तरह प्री प्रोडक्शन दौरान स्क्रिप्ट, टेक्निकल टीम, टाइटल, एक्शन डिजाइन और फिल्म के ओवरऑल टोन को धीरे धीरे फाइनल किया गया। अब बात करते हैं 20 की कास्टिंग के बारे में। फिल्म के लीड रोल में विजय ने निभाया, जहां वो वीरा राघवन यानी एक रॉ एजेंट है। जनवरी 2021 में खबर है कि पूजा हेगड़े फिल्म की लीड एक्ट्रेस हो सकती है। आखिरकार 24 मार्च 2021 को सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि पूजा हेगड़े फिल्म की लीड एक्ट्रेस होगी। आखिर में 28 नवंबर 2021 को नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म के एक बिहाइंड द सीन स्टिल शेयर किया। इसके जरिए उन्होंने कंफर्म किया कि बीजोन सराव, सुनील रेड्डी और शिवा अरविंद भी फिल्म का हिस्सा है। इस तरह लीड कास्ट के लेकर सपोर्टिंग एक्टर तक 20 की पूरी कास्टिंग को धीरे धीरे फाइनल किया गया। अब बात करते हैं 20 की शूटिंग और प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में। फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग शुरू होने से पहले एक टेस्ट शूट ऑर्गेनाइज किया गया था। टेस्ट शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क्स के ऑफिशियली कंडक्ट किया गया था। इसका मकसद प्रोडक्शन शुरू होने से पहले टेक्निकल और प्रैक्टिकल तैयारी को फाइनल करना था। इसके बाद 31 मार्च 2021 को फिल्म का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। इस लॉन्च सन टीवी नेटवर्क में एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ किया गया। हालांकि इस लॉन्च इवेंट में लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े मौजूद नहीं थी। बाद में पूरी टीम एक बार फिर मिली और कुछ पैच वर्क सीन्स की शूटिंग भी कंप्लीट की गई। बात करते 20 के म्यूजिक और मार्केटिंग, रिलीज और के बाद डिजिटल और टेलीविजन प्रीमियर के बारे में। सबसे पहले म्यूजिक की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र ने इसको कंपोज किया है। फिल्म के साउंड ट्रैक में कुल 3 ओरिजिनल सॉन्ग शामिल किए थे। 21 जून 2021 को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। मलयालम वर्जन की डिस्ट्रीब्यूशन मैजिक फिल्म्स ने संभाली, वहीं हिंदी वर्जन को UFO मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया। 24 अक्टूबर 2022 यानी दिवाली के मौके पर फिल्म की ओरिजिनल तमिल वर्जन पहली बार सन टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। बात करते 20 के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। रिलीज के बाद 20 को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे।
बॉक्स ऑफिस की बात करें तो रिव्यू के बावजूद फिल्म ने कमर्शियल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज से कुछ दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लगातार मजबूत कलेक्शन करती रही थी। इसी परफॉर्मेंस के साथ 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और 2022 की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई। तो दोस्तों इसी के साथ बीस्ट 2022 की पूरी कहानी और कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है। कैसे रो एजेंट वीरा राघवन की जर्नी जो मिशन के दौरान अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करता है, फिर अपने ट्रॉमा से लड़ते हुए एक बार फिर दोबारा देश और लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। मोल हाईजैकिंग, टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन और उमर फारूक को दोबारा पकड़ने तक वीरा का सफर एक्शन, इमोशंस और चैलेंजेस से भरा हुआ था। फिल्म में जहाँ तक एक तरफ वीरा की स्ट्रेंथ और डेडिकेशन दिखाई गई थी, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर चल रहे इमोशनल स्ट्रगल्स को भी दिखाया गया था। आखिर में वीरा अपने मिशन को पूरा करता है और अपने साथियों प्रीति, डोमिनिक और पूरी टीम के साथ एक नई शुरुआत करता है। उम्मीद है आपको बीस्ट मूवी का डिटेल ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीस्ट यानी हिंदी टाइटल रो की कंप्लीट स्टोरी और उसके डिटेल ब्रेकडाउन के बारे में। इस वीडियो में हम मूवी को शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हर सीन और हर इवेंट आपको आसानी से समझ आ सके। बीस्ट साल 2022 में रिलीज़ हुई एक इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे नेल्सन दिलीप कुमार ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म को कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया है। मूवी के लीड रोल में हमें विजय और पूजा हेगड़े नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म में सेल्वा राघवन, साजी जैन, वीटीवी गणेश, अंकुर, विकाल, अपर्णा दास, सतीश कृष्णन, शाइन टॉम चाको, योगी बाबू और रेडिन किंग्सली जैसे कलाकार भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देते। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी मनोज परमहंसा ने संभाली है, एडिटिंग आर निर्मल ने की है और फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया है। 20 को 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम लगभग 159 मिनट्स का है। फिल्म का बजट करीबन 130 से 150 करोड़ रुपए के बीच बताया गया है, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 216 से 300 करोड़ रुपए के बीच की कमाई की है। अब अगर मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक फॉर्मर रो एजेंट के आसपास घूमती है। सिचुएशन तब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब एक शॉपिंग मॉल को टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं और अंदर मौजूद लोग होस्टेजेस बन जाते हैं। इसके बाद वहीं फॉर्मर रो एजेंट ही होस्टेजेस को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है और यहीं से शुरू होती है फिल्म की मेजर जर्नी। बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं मूवी के पहले स्टोरी पार्ट की तरफ और देखते हैं इस कहानी की शुरुआत आखिर किस तरह होती है। तो दोस्तों अब शुरू होती है बीस्ट की असली कहानी। मूवी की शुरुआत हमें वीरा राघवन से मिलवाती है जो रो का एक हाईली ट्रेंड फील्ड एजेंट है। इस वक्त वीरा पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस मिशंस पर तैनात है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, एक नोटोरियस टेररिस्ट उमर फारूक को पकड़ना। एक कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। इस मिशन के लिए वीरा पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान में अंडर कवर रह रहा है। यहाँ पे वीरा का रोल प्ले किया है थालापति विजय ने। अंडर कवर रहने का मतलब सिर्फ अपनी असली पहचान छुपाना नहीं होता है बल्कि उस जगह की जिंदगी का हिस्सा बन जाना भी होता है और वीरा बिल्कुल वही करता है। इतने लंबे समय तक वहाँ रहने के दौरान वो आसपास के लोगों के बीच इस तरह घुल मिल जाता है कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता। बाहर से देखने पर वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह नजर आता है, जबकि असल में वो अपने मिशंस के हर पल पर नज़र बनाए रखता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वीरा का व्यवहार आसपास के लोगों के साथ काफ़ी प्यार भरा और अपनापन से भरा हुआ है। खासकर एक छोटी सी बच्ची उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का और प्यारा सा रिश्ता देखने को मिलता है। जब भी बच्ची अपनी छोटी छोटी शरारतें करती है वीरा अक्सर जानबूझकर उसे जीतने देता है। वो उसकी बातों में साथ देता है, उसके साथ वक्त बिताता है और उसकी खुशी के लिए बलून्स भी खरीदता है। धीरे धीरे सिर्फ उस बच्ची ही नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ भी वीरा की अच्छी जान पहचान हो जाती है। बच्ची की माँ अक्सर उसके लिए खाना लेकर आती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे और इज्जत भरी तरीके से पेश आती है। वीरा भी उसके इस प्यार और अपनेपन को उतनी ही सादगी के साथ एक्सेप्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि वीरा जिस जगह पर सिर्फ मिशन के लिए आया था, धीरे धीरे वही जगह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। एक रो एजेंट होने के नाते उसे अपनी फीलिंग्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन इतने महीनों तक एक ही माहौल में रहने की वजह से उसका कनेक्शन वहाँ के लोगों के साथ नेचुरली बनने लगता है।
बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत नजर आता है, लेकिन असल में वीरा हर वक्त अपने असली मिशन पर फोकस रहता है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। एक दिन अचानक वीरा के पास टेक्टिकल टीम का एक अर्जेंट कॉल आता है। कॉल में उसे बताया जाता है कि जिस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, यानी उमर फारूक, वो पहले ही लोकेशंस पर पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस के मुताबिक फारूक बहुत जल्द वहां से निकलने वाला है। सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस इसीलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आसपास कहीं एक इंडियन स्पाई मौजूद है। इस बात का भी अंदाज़ा लग चुका है कि उस स्पाई का कनेक्शन फारूक तक पहुंच सकता है। अगर एक पल की भी देरी हुई तो 3 महीनों की मेहनत से तैयार किया गया पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता है और उमर फारूक उसके हाथ से हमले के लिए हमेशा के लिए निकल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही विराज समझ जाता है कि अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है, अब हर सेकंड बहुत कीमती है। मिशंस को बचाने और उमर फारूक को भागने से रोकने के लिए विराज तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है और इसी डिसीजन के साथ कहानी अपने पहले बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब वीरा के पास वक्त बहुत कम होता है। इंटेलिजेंस से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद वो बिना किसी देरी के सीधा उमर फारूक को हाइड आउट की तरफ बढ़ता है। मिशंस का हर सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फारूक एक बार वहां से निकल गया तो 3 महीनों की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। हाइड आउट के अंदर घुसते वीरा तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसका सामना फारूक के आदमियों से होता है, लेकिन एक ट्रेन रॉ फील्ड एजेंट होने की वजह से वीरा उसका सामना क्लोज कॉम्बैट में करता है। एक के बाद एक वो फारूक के लोगों को गिराता चला जाता है और धीरे धीरे हाइड आउट के अंदर अपना रास्ता बना लेता है। हर मूवी का सिर्फ एक ही मकसद है, उमर फारूक तक पहुंचना और मिशंस को सक्सेसफुल बनाना। लेकिन इस ऑपरेशंस की एक बहुत ही बड़ी कंडीशंस भी होती है। इंटेलिजेंस एजेंसी का क्लियर ऑर्डर होता है कि उमर फारूक को जिंदा पकड़ना है, उसे मारना मिशंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए वीरा को हर कदम बहुत संभाल कर उठाना पड़ता है। उसे फारूक को रोकना भी है और साथ ही उसे जिंदा भी रखना है। इसी बीच उमर फारूक मौका देखकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वीरा तुरंत सिचुएशन को समझ लेता है और उसकी एस्केप को रोकने के लिए मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करता है। उसका प्लान फारूक को मारना नहीं बल्कि उसे भागने का रास्ता बंद करना होता है। लेकिन वीरा जिस जगह पर मौजूद होता है वहां से वो बाहर का पूरा एरिया क्लियरली नहीं देख पाता। इस वजह से मिसाइल लॉन्च करने से पहले वो कमांड सेंटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो कंफर्म करता है कि मिसाइल गिरने वाला एरिया के आसपास कोई सिविलियन तो मौजूद नहीं है और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड लेती है। उसी वक्त वही छोटी बच्ची जिसे वीरा पिछले कई दिनों से प्यार और अपनापन से मिलता रहता था बाहर अपने बलून के पीछे भाग रही होती है। वही बलून होता है जो वीरा ने खुद उसके लिए खरीदा था। कमांड टीम इस बात को देख लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि ब्लास्ट एरिया के आसपास एक सिविलियन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो वीरा को सच नहीं बताते। वो इस इन्फॉर्मेशन को उसे छुपा लेते हैं। इसके बदले वीरा को सिर्फ इतना कहा जाता है कि आउटर पेरीमीटर बिल्कुल क्लियर है। उसे बताया जाता है कि किसी भी सिविलियन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ मिशंस पर होना चाहिए, ना कि पॉसिबल डैमेज पर। वीरा को अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है। उसके पास शक करने की वजह भी नहीं होती, इसीलिए वो कमांड की बात मान लेता है। अपनी टीम की कंफर्मेशन पर भरोसा करते हुए वीरा मिसाइल लॉन्च कर देता है। कुछ ही पलों में मिसाइल सीधा उमर फारूक की गाड़ी को हिट करती है। ब्लास्ट की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका भागना नामुमकिन हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर टेक्टिकल टीम उमर फारूक को जिंदा पकड़ लेती है। एक नज़रिए से देखा जाए तो मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है, लेकिन वीरा के लिए असली कहानी अब शुरू होने वाली होती है। ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे धुआं छटने लगता है। चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच वीरा की नज़र हवा में उड़ते हुए एक बलून पर पड़ती है। ये कोई आम बलून नहीं होता है, वही बलून होता है जो उसे उस छोटी बच्ची के लिए खरीदा था। एक पल में वीरा सब कुछ समझ जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो बच्ची याद आ जाती है जिसके साथ वो हंसता था, जिसके साथ उसने वक्त बिताया था और जिसे वो कभी भी खतरे में देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब सच उसके सामने होता है। मिसाइल स्ट्राइक के दौरान वही बच्ची ब्लास्ट के चपेट में आ जाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। ये बात वीरा को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि जिस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने ट्रिगर दबाया था, उसी मिशन की कीमत एक मासूम बच्ची की जान बन गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मिसाइल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी टीम के दी हुई इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करके लॉन्च की थी, लेकिन नतीजा बदलने वाला नहीं था। उस बच्चे की मौत के बोझ वीरा अपने दिल से कभी नहीं हटा पाया। यह हादसा उसके लिए सिर्फ एक फेल्ड मोमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशनल जख्म बन जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसी गहरे सदमे और गिल्ट के साथ वीरा रो एजेंसी छोड़ने का फैसला करता है। अपनी पुरानी जिंदगी और अपने मिशंस को पीछे छोड़कर वो वापस चेन्नई लौट आता है और इसी के साथ वीरा की जिंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है।
इस दर्दनाक ऑपरेशन के बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लगभग 11 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन वीरा के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया होता है और बाहर से देखने पर शायद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी उसी एक इंसिडेंट के बोझ के साथ जी रहा होता है। उस मिसाइल स्ट्राइक की यादें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। वो छोटी सी बच्ची, उसकी मुलाकात, उसकी मुस्कुराहट, उसके साथ बिताए हुए पल और फिर उसकी मौत, ये सब बार बार वीरा के दिमाग में फ्लैश होने लगता है। हर याद उसे दिन की तरफ वापस ले जाती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस हादसे को भुला नहीं पाता है। मूवी यहाँ साफ दिखाते कि वीरा PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। उसके लिए ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं, बल्कि एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा बन चुका होता है जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार वही इंसिडेंट दोबारा चलने लगता है। उससे उस बच्चे की याद बार बार सताती रहती है। जो चीज़ एक वक्त पर उसके लिए सिर्फ मिशंस का हिस्सा थी, वही अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल बोझ बन चुकी होती है। वीरा चाहकर भी अपने ब्लास्ट से, अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। इसी वजह से वो अपने साइकाट्रिस्ट से कॉन्टेक्ट में रहता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अगर वीरा इस तरह खुद को दुनिया से अलग रखेगा तो उसका ट्रॉमा और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए वो उसे सिर्फ मेडिसिन या ट्रीटमेंट पर डिपेंड रखने की वजह से रहने की जगह धीरे धीरे नॉर्मल सोशल एरिया में वापस आने की सलाह देते हैं। साइकाट्रिस्ट के बार बार कहने पर वीरा आखिरकार एक शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये उसके लिए कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है। एक ऐसा इंसान जो पिछले कई महीनों से अपनी गिल्ट और ट्रॉमेटिक मेमोरीज के साथ जी रहा होता है, उसके लिए लोगों के बीच वापस जाना एक बड़ा कदम होता है। लेकिन वीरा अपने डॉक्टर की बात मानता है और शादी अटेंड करता है। इसी शादी के दौरान उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। दोनों की पहली मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदलती है। वक्त के साथ उसके बीच एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है और धीरे धीरे ये कनेक्शन प्यार में बदल जाता है। प्रीति का रोल यहाँ पे पूजा हेगड़े ने प्ले किया है। प्रीति की एंट्री वीरा की ज़िंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। काफ़ी समय बाद वीरा की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो उसके फ्यूचर का हिस्सा बनने लगता है। उसकी प्रेजेंस वीरा की ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन लेकर आती है। लेकिन सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, प्रीति वीरा को उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सोचने के लिए मोटिवेट करती है। वो वीरा को समझाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा एक पर्पस देना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रीति उसे डोमिनिक एंड सोल्जर्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करती है। सिक्योरिटी एजेंसी डोमिनिक इरुदियाराज के लीडरशिप में चल रही होती है, लेकिन इस वक्त एजेंसी की हालात कुछ खास नहीं होती। कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही होती है और उसे एक मजबूत डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। प्रीति का मानना होता है कि वीरा का एक्सपीरियंस और उसके ट्रेनिंग इस एजेंसी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। वीरा भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है। शायद ये उसके लिए एक मौका, अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकलने का एक ऐसा मौका जहाँ वो दोबारा किसी काम के खुद को बिजी रख सके और अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से थोड़ी दूरी बना सके किसी को। लेकिन जब वीरा अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कहीं एक बहुत बड़ा खतरा चुपचाप अपनी जगह बना रहा होता है। इसी दौरान तमिलनाडु गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस के थ्रू एक बहुत ही सीरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता लगता है कि कुछ टेररिस्ट चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल को टारगेट बनाकर एक बहुत ही बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है, लेकिन इस खबर के सीरियसनेस को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ ही समय में कितनी बड़ी मुसीबत का रूप लेने वाली है। और इसी के साथ कहानी एक और बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां से फिल्म का असली कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। प्रीति के कहने पर वीरा डोमिनिक सोल्जर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। एक दिन वीरा, प्रीति और डोमिनिक मिलकर एजेंसी का एक क्लाइंट से मिलने के लिए ईस्ट कोस्ट मॉल पहुँचते हैं। इसी वक्त मॉल एजेंसी का आखिरी क्लाइंट होता है। एजेंसी पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, इसीलिए इस क्लाइंट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। बाहर से देखने पर मॉल में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। लोग अपनी शॉपिंग में बिजी होते हैं, स्टोर्स खुले होते हैं और हर तरफ रोज की तरफ भीड़ होती है। लेकिन वीरा के लिए कोई भी जगह सिर्फ ऊपर से देखने की चीज़ नहीं होती है। एक ट्रेन रो फील्ड एजेंट होने की वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन आम इंसान से काफ़ी अलग होती है। जहाँ दूसरे लोग सिर्फ एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल देख रहे होते हैं, वहीं वीरा आसपास की हर छोटी एक्टिविटी को ध्यान से नोटिस करने लगता है। मॉल के अंदर रहते हुए उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ती है जो उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती है। कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ मूवमेंट्स और कुछ एक्टिविटीज़ उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से सस्पिशियस महसूस होने लगते हैं। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन शायद किसी और को ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन वीरा के लिए सब एक वार्निंग की तरह थी। वो हर छोटी डिटेल को अपने दिमाग में छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, उसका शक और मजबूत होता चला जाता है। धीरे धीरे वीरा एक कंक्लूजन तक पहुंचता है। उसे लगने लगता है कि मॉल में जो कुछ ऊपर से दिख रहा है, असल में बात उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वीरा के अंदाज़ा लगा लेता है कि मॉल पर किसी और का कंट्रोल हो चुका है। मतलब सिचुएशन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और किसी ने चुपचाप मॉल को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा था, लेकिन कुछ ही देर बाद
वीरा का शक सच साबित हो जाता है। अचानक मॉल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक के बाद एक कई लोग जो अब तक सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में बिल्कुल आम लोगों की तरह घूम रहे थे अपने असली पहचान सामने ले आते हैं। ये लोग असल में टेररिस्ट होते हैं। इसका लीडर होता है उमर सैफ जो उमर फारूकी का भाई है। उसके साथ उसके स्लीपर सेल्स भी होते हैं जो सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर पहले से ही मॉल के अंदर मौजूद थे। जैसे ही उसका प्लान शुरू होता है वो बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में एक शांत शॉपिंग मॉल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक क्या हुआ है। कुछ सेकंड्स पहले जो शॉपिंग मॉल्स और फैमिली से भरी हुई थी वही अब टेरर और पैनिक के सेंटर बन चुकी होती है। इस पर वीरा को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी पहले की गई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। जिस खतरे को उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से महसूस किया था वो अब सबके सामने हकीकत बन चुका होता है। सिचुएशन इतनी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर निकलती है कि वीरा तुरंत एक्शन लेता है। वो प्रीति, डोमिनिक और कुछ दूसरे लोगों को लेकर मॉल के अंदर से एक ऐसे रेस्टोरेंट में चला जाता है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। फिलहाल वही जगह उसके लिए सबसे सेफ हाइड आउट बन जाती है। सब लोग चुपचाप अंदर छुप जाते हैं और बाहर चल रही हर एक्टिविटी पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मॉल के बाहर सरकारी एजेंसी भी तुरंत एक्टिव हो जाती है। सिचुएशन की कमांड डेप्यूटी NSA अल्ताफ हुसैन के हाथ में होती है। गवर्नमेंट समझ जाती है कि एक आम क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक प्लान टेररिस्ट हाईजैकिंग है। सीधा अटैक करने के बजाय पहले टेररिस्ट से बातचीत करने का फैसला लिया जाता है। नेगोशिएशन शुरू होती है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे बात की जाती है कि ताकि होस्टेज सिचुएशंस को बिना और खून खराबे से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन टेररिस्ट की डिमांड बिल्कुल साफ होती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उमर फारूक की रिहाई। यानी जिस टेररिस्ट को कभी वीरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदा पकड़वाया था अब उसी को छुड़वाने के लिए पूरे मॉल को होस्टेज बना लिया गया है। और इसी के साथ वीरा का पास्ट और उसका प्रेजेंट एक बार फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे कहानी और भी ज़्यादा डेंजरस मोड की तरफ बढ़ने लगती है। मॉल के अंदर टेररिस्ट का पूरा कब्जा हो चुका होता है जबकि बाहर गवर्नमेंट हर मुमकिन तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। डेप्यूटी नासा अल्ताफ हुसैन लगातार हर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसी दौरान उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि वीरा राघवन भी इसी मॉल के अंदर मौजूद है। एक खबर मिलते ही पूरी सिचुएशन को देखने का गवर्नमेंट का नज़रिया बदल जाता है। अल्ताफ जानता है कि वीरा कोई आम सिक्योरिटी गार्ड या ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो एक फॉर्मर रॉ फील्ड एजेंट रह चुका है जिसके आसपास हाई रिस्क ऑपरेशंस का सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसे में अगर वीरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो अंदर की सिचुएशन को समझना और टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी आसान हो सकता है। इसी सोच के साथ अल्ताफ किसी तरह वीरा से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू होता है। बाहर से अल्ताफ लगातार वीरा को समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त मॉल के अंदर मौजूद हजारों लोगों की जान खतरे में है। वो चाहता है कि वीरा अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की मदद करे, लेकिन वीरा तुरंत हाँ नहीं करता है। वीरा तुरंत यहाँ नहीं करता है लेकिन शुरू में काफ़ी हिचकियाँ चाहता है। इसके पीछे वजह भी साफ होती है। रो छोड़ने के बाद वीरा ने अपनी पुरानी जिंदगी से दूर रहने का फैसला कर लिया था। उसके दिमाग में अब भी पाकिस्तान वाले ऑपरेशन की ट्रॉमेटिक यादें ताज़ा थी। उस मिशन ने उसे सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया था। इसलिए वो दोबारा किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से पहले रुक कर सोचता है। लेकिन फिर वीरा अपनी पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखना शुरू करता है। वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ और डिमांड्स को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके सामने एक बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। ये लोग किसी छोटी मोटी डिमांड के लिए मॉल पर कब्जा नहीं किए बैठते। इसका असली मकसद सिर्फ एक ही है, उमर फारूक को आज़ाद करवाना। जैसे ही वीरा को यह बात समझ आती है उनके लिए सिर्फ एक होस्टेज सिचुएशन नहीं रह जाती है। मामला सीधा उसके पास से जुड़ जाता है। जिस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक ऑपरेशन कंप्लीट किया था, आज उसी टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान को दांव पर लगा दिया था। यह बात समझते ही वीरा का नजरिया बदल जाता है। अब वो सिर्फ खुद को, अपने और साथ छुपे हुए लोगों को बचाने के बारे में नहीं सोचता। वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करता है। मौका मिलते ही वीरा एक टेररिस्ट को मार गिराता है। साथ ही वो एक दूसरे टेररिस्ट को जिंदा पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है। उसे वही छोड़ने के बजाय वीरा उस कैप्चर टेररिस्ट को लेकर अपने हाइड आउट में आता है जहाँ प्रीति, डोमिनिक और बाकी लोग छुपे हुए होते हैं। एक टेररिस्ट का जिंदा पकड़ा जाने वाला वीरा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके पास टेररिस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मौका होता है। लेकिन वीरा सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकता है। वो समझ चुका होता है कि अगर सिर्फ हाइड आउट में छुप कर बैठा रहा तो टेररिस्ट का कंट्रोल और मजबूत होता चला जाएगा। इसीलिए वो एक और बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वीरा अपने डिस्गाइज बदलता है और इसी बदले हुए रूप में टेररिस्ट के बीच घुसने की कोशिश करता है। ये काम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसकी असली पहचान
का थोड़ा सा भी अंदाजा टेररिस्ट को हो जाता है तो उसकी पूरी प्लानिंग वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन वीरा अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इसके बीच सफलता से खुश जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू करता है। मौका देखकर वीरा टेररिस्ट को एक एक करके खत्म करने लगता है। इस तरह बिना सीधा सामने आए वो उनके ग्रुप्स को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। मॉल के अंदर एक तरफ टेररिस्ट अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वीरा चुपचाप उसके बीच रहकर उसकी ताकत को तोड़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ मॉल के अंदर शुरू हो जाता है एक ऐसा खामोश ऑपरेशन जहां पर अगला कदम वीरा और टेररिस्ट के बीच टकरार को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाला होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है मॉल के अंदर की सिचुएशन और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आती है। बाहर मौजूद गवर्नमेंट लगातार टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन कर रहे होती है, लेकिन इसी बीच कहानी में कैसा सच सामने आता है जो पूरी सिचुएशन को एक नई डायरेक्शन दे देता है। पता चलता है कि होम मिनिस्टर खुद उमर सैफ और उसके टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है। यानी जिस इंसान पर देश की सुरक्षा से जुड़ा फैसला की जिम्मेदारी होती है वहीं छुपकर टेररिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। एक खुलासा पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। अब ये सिर्फ एक होस्टेज क्राइसिस नहीं रह जाता है, अब इसके पीछे सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी पता चलने लगता है। मॉल के अंदर इस पूरे इंसिडेंट को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि लाइव टेलीविजन देखने वाले लोगों को लगे कि होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को टेररिस्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया है। ये सब कुछ कैमरा के सामने होता है। बाहर मौजूद लोग, मीडिया और गवर्नमेंट एजेंसी पीसी लाइव टेलीकास्ट को देख रही होती है। और दूसरी तरफ वीरा साफ कह देता है कि अगर फारूक को छोड़ा गया तो होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। और इस कदम से पूरा होस्टेज क्राइसिस और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। हर तरफ कंफ्यूजन, प्रेशर और टेंशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अगला कदम किस तरफ जाने वाला है। जैसे इस सेफ को लगता है कि उसकी हार तय है, वो खुद को एक होस्टेज दिखाकर भीड़ में छिप जाता है। बाद में डोमिनिक से वीरा की असली पहचान जानने के बाद सेफ और उसके स्लीपर सेल्स वीरा को पकड़ लेते हैं लेकिन अपर्णा की मदद से वीरा वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और सेफ के साथ उसके पूरे टेररिस्ट गैंग को खत्म कर देता है। साथ ही सभी होस्टेजेस को भी सुरक्षित बाहर निकाल देता है। इसके बाद पुलिस होम मिनिस्टर को टेररिस्ट के साथ मिलकर साजिश रचने और मॉल हाईजैकिंग में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर देती है। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद गवर्नमेंट उमर फारूक को जेल से रिहा करके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ देती है। कुछ महीने बाद वीरा पाकिस्तान में एक और नया ऑपरेशन चलाकर उमर फारूक को दोबारा पकड़ लेता है और एक लंबे एयर चेस के बाद उसे सुरक्षित वापस इंडिया ले आता है। ऑपरेशन की सफलता के बाद वीरा, पृथ्वी और डोपनिंग और उसकी पूरी टीम गोवा में अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और इसी के साथ फिल्म वहां पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शंस के बारे में और देखते हैं कि बीश को बनाने का सफर कैसे शुरू हुआ था। इस फिल्म को प्रोडक्शन राइट्स जनवरी 2020 में सन पिक्चर्स ने एक्वायर किए थे। उस वक्त तय हो चुका था कि फिल्म विजय के करियर की 65वीं फिल्म होगी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर के तौर पर AR मुरुगदास को साइन किया गया था। मतलब फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी पहले उनके पास थी और प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ आगे बढ़ने वाला। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक AR मुरुगदास ने अपनी रीम्यूटेशन काम करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन्हें इस फिल्म को हटा दिया गया और प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद फिल्म के लिए नए डायरेक्टर की तलाश शुरू हुई। आखिरकार नेल्सन दिलीप कुमार को इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाया गया। उसके आने के बाद फिल्म एक नई डायरेक्शन ली और दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट थलापति 65 के टेम्पररी टाइटल के साथ किया गया। कुछ महीनों बाद जून 2021 में मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया और इसी के साथ सबके सामने इस फिल्म का नाम बीस्ट रखा गया। टाइटल अनाउंसमेंट के बाद फिल्म की शूटिंग और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई। मूवी की शूटिंग सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग लोकेशन पर की गई। इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने चेन्नई, दिल्ली और जॉर्जिया जैसे लोकेशंस पर शूट किया। कई महीनों तक चलने वाली शूटिंग के बाद फिल्म का प्रोडक्शन धीरे धीरे अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया और आखिरकार दिसंबर 2021 के मध्य तक फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने कंपोज किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी मनोज परमहंसा ने संभाली जबकि एडिटिंग का काम आर निर्मल ने किया। इस तरह डायरेक्शन में होते हुए बदलाव से लेकर टाइटल अनाउंसमेंट, शूटिंग शेड्यूल और टेक्निकल टीम के साथ बीस्ट का प्रोडक्शन सफर कंप्लीट हुआ और फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। अब बात करते हैं बीस्ट के रिलीज और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। लंबे प्रोडक्शन शेड्यूल और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आखिरकार बीस्ट को 13 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म के रिलीज होते ही ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की नजर इस पर टिक गई, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले। यानी कुछ लोगों ने फिल्म के कई पहलुओं को पसंद किया जबकि कुछ क्रिटिक्स की तरफ से इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस तरह फिल्म को हर जगह एक ऐसे रिव्यूज नहीं मिले बल्कि उसके रिस्पॉन्स को मिक्स कैटेगरी में रखा गया। हालांकि रिव्यूज अलग अलग रहे लेकिन इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर उतना देखने को नहीं मिला। कमर्शियल लेवल पर बीच ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में लगभग
216 से 300 करोड़ के बीच की कमाई की। कलेक्शन अपने आप में काफी बड़ा माना गया और इसी परफॉर्मेंस की वजह से बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स भी बने। कलेक्शन के हिसाब से 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। सिर्फ तमिल सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की बात करें तो ये फिल्म 2022 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म भी बनी। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के दम पर 20 ने अपना नाम उन तमिल फिल्मों की लिस्ट में भी दर्ज कराया जो अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म के में शामिल रही थी। इस तरह क्लिक्स से मिक्स रिव्यू रिस्पांस मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मजबूत परफॉर्मेंस दिखा और कमर्शियल तौर पर खुद को एक सक्सेसफुल फिल्म के रूप में साबित किया। अब बात करते हैं 20 के डेवलपमेंट फेज की, यानी इस फिल्म का सफर ऑफिशियली शुरू कैसे हो रहा, बीच में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की खबरें नवंबर 2019 में सामने आना शुरू हुई। इसी वक्त बताया गया कि विजय अपनी उस समय बन रही फिल्म मास्टर के बाद अपनी 65वीं फिल्म साइन कर चुके, यानी मास्टर की शूटिंग के दौरान उन्हें अगले प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जुलाई 2020 में रिपोर्ट सामने आई कि इस प्रोजेक्ट को कलानिधि मारन की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फाइनेंस करेगी। विजय और सन पिक्चर्स को कोई पहली पार्टनरशिप नहीं थी। इससे पहले भी दोनों ने काफी सारी पिक्चर्स, सूरा, सरकार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इसीलिए एक बार फिर इस कॉम्बिनेशन को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई डायरेक्टर्स का नाम सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मागी थिरुमेनी, शंकर सुधा कोंगारा, पंडिराज आर अजय, वेट्रीमारन जैसे कई डायरेक्टर्स के नाम इस प्रोजेक्ट से जोड़े गए। उस वक्त किसी भी नाम पर ऑफिशियली मुहर नहीं लगी थी, इसीलिए फैंस लगातार इंतजार कर रहे कि आखिर फिल्म डायरेक्टर कौन होगा। फिर मार्च 2020 में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। बताया गया कि प्रोजेक्ट की डायरेक्शन की जिम्मेदारी AR मुरुगदास संभालेंगे और उस समय फिल्म का टेम्पररी टाइटल थालापति 65 के नाम से जाना रहा था। इसी दौरान फिल्म की टेक टीम को लेकर भी काफी सारी अपडेट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक कंपोज करने के लिए थमन एस को साइन किया गया था। विजय के साथ उसका पहला कोलैबोरेशन होने वाला था। वहीं फीमेल लीड के लिए तमन्ना भाटिया से भी बातचीत चल रही थी। अगर उसकी कास्टिंग फाइनल होती तो विजय के साथ उसका सूरा के बाद दूसरा कोलैबोरेशन था। समय आगे बढ़ता रहा और अगस्त 2020 की शुरुआत में AR मुरुगदास ने फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट विजय को सुनाई। स्क्रिप्ट सुनने के बाद विजय ने उसे अप्रूवल दे दिया। इसके बाद अगस्त 2020 के मध्य में टीम की तरफ से रिपोर्ट सामने आई कि थालापति 65 बहुत जल्द प्रोडक्शंस में नजर एंटर करेंगे। साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि 22 अगस्त 2020 यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट भी नहीं हो पाया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान AR मुरुगदास ने एक साफ किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट उसकी किसी पुरानी फिल्म के सीक्वल नहीं है। उन्होंने बताया कि बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है। प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी बीच टेक्निकल टीम में भी कुछ लोगों को शामिल किया। फिल्म के लिए स्टंट कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी अनबरी ने जोड़ी को दी गई है। विजय के साथ उसका पहला कोलैबोरेशन था। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफर मनोज परमहंसा ने भी फरवरी 2021 में अपनी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म कर दी। लेकिन इसी बीच प्रोजेक्ट के अंदर एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय को इस फिल्म के लिए शुरुआत में 100 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पैदा हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए विजय ने अपनी सैलरी का 30% हिस्सा छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद इसकी रीम्यूनरेशन 70 करोड़ बताई गई। इसी दौरान प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने भी AR मुरुगदास से उसकी सैलरी कम करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मांग उसकी पिछली डायरेक्टर फिल्म दरबार 2020 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिलने के बाद की गई थी, लेकिन AR मुरुगदास ने अपने रीम्यूनरेशन काम करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से अक्टूबर 2020 में सन पिक्चर्स ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। डायरेक्टर को बाहर होने के बाद फिल्म एक बार फिर बिना डायरेक्टर के रह गई। इसके बाद प्रोड्यूसर ने नए डायरेक्टर की तलाश शुरू की। आखिरकार कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र जो विजय के साथ मास्टर में काम कर चुके थे, उन्होंने नेल्सन दिलीप कुमार का नाम रिकमेंड किया और उन पर जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्शन नेल्सन को दी जाए। और यहीं से थालापति 65 का सफर में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, जहां से प्रोजेक्ट की कमांड एक नए डायरेक्टर के हाथ में जाने वाली थी। अब बात करते हैं 20 के प्री प्रोडक्शन फेज की, यानी जब फिल्म की स्टोरी, टीम और ओवरऑल प्लानिंग को फाइनल शेप दिया गया था। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में दौरान बताया था कि जब उन्होंने 20 की कहानी लिखनी शुरू की तब उनके दिमाग में शुरू से ही विजय थे। उसके मुताबिक ये स्क्रिप्ट विजय को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। नेल्सन ने कहा था कि वो विजय की स्क्रीन प्रेजेंस और उसकी कैपेबिलिटीज से अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता है कि विजय किस तरह सीन्स को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं और ऑडियंस उन्हें किस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखती है। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी स्टोरी का आइडिया चुना जिसमें विजय की पर्सनैलिटी और उसकी इमेज नेचुरली फिट हो सके। साथ ही नेल्सन का यह भी कहना था कि वो उस आइडिया के अंदर कुछ अलग करना चाहते थे। उसके हिसाब से स्क्रिप्ट विजय को भी पसंद आई और उसे खुद उस स्क्रिप्ट पर भरोसा पूरा था। इसी दौरान स्टंट कोरियोग्राफर अनबरी ने फिल्म के एक्शंस के बारे में भी अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 20 में ऑडियंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस एक्शन सीक्वेंस की तुलना KGF चैप्टर 1 जैसे बड़े एक्शन स्केल से की थी।
खुद नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि 20 लगभग 60% एक्शन और 40% ह्यूमर का कॉम्बिनेशन है। इस तरह प्री प्रोडक्शन दौरान स्क्रिप्ट, टेक्निकल टीम, टाइटल, एक्शन डिजाइन और फिल्म के ओवरऑल टोन को धीरे धीरे फाइनल किया गया। अब बात करते हैं 20 की कास्टिंग के बारे में। फिल्म के लीड रोल में विजय ने निभाया, जहाँ वो वीरा राघवन यानी एक रॉ एजेंट है। जनवरी 2021 में खबर है कि पूजा हेगड़े फिल्म की लीड एक्ट्रेस हो सकती है। आखिरकार 24 मार्च 2021 को सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि पूजा हेगड़े फिल्म की लीड एक्ट्रेस होगी। आखिर में 28 नवंबर 2021 को नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म के एक बिहाइंड द सीन स्टिल शेयर किया। इसके जरिए उन्होंने कंफर्म किया कि बीजोन सराव, सुनील रेड्डी और शिवा अरविंद भी फिल्म का हिस्सा है। इस तरह लीड कास्ट के लेकर सपोर्टिंग एक्टर तक 20 की पूरी कास्टिंग को धीरे धीरे फाइनल किया गया। अब बात करते हैं 20 की शूटिंग और प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में। फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग शुरू होने से पहले एक टेस्ट शूट ऑर्गेनाइज किया गया था। टेस्ट शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क्स के ऑफिशियली कंडक्ट किया गया था। इसका मकसद प्रोडक्शन शुरू होने से पहले टेक्निकल और प्रैक्टिकल तैयारी को फाइनल करना था। इसके बाद 31 मार्च 2021 को फिल्म का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। इस लॉन्च सन टीवी नेटवर्क में एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ किया गया। हालांकि इस लॉन्च इवेंट में लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े मौजूद नहीं थी। बाद में पूरी टीम एक बार फिर मिली और कुछ पैच वर्क सीन्स की शूटिंग भी कंप्लीट की गई। अब बात करते हैं 20 के म्यूजिक और मार्केटिंग, रिलीज और के बाद डिजिटल और टेलीविजन प्रीमियर के बारे में। सबसे पहले म्यूजिक की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इसको कंपोज किया है। फिल्म के साउंड ट्रैक में कुल 3 ओरिजिनल सॉन्ग शामिल किए थे। 31 जून 2021 को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। मलयालम वर्जन की डिस्ट्रीब्यूशन मैजिक फिल्म्स ने संभाली, वहीं हिंदी वर्जन को यूएफओ मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया। 24 अक्टूबर 2022 यानी दिवाली के मौके पर फिल्म की ओरिजिनल तमिल वर्जन पहली बार सन टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। बात करते 20 के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। रिलीज के बाद 20 को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो रिव्यू के बावजूद फिल्म ने कमर्शियल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज से कुछ दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लगातार मजबूत कलेक्शन करती रही थी। इसी परफॉर्मेंस के साथ 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और 2022 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई। तो दोस्तों, इसी के साथ 2022 की पूरी कहानी और कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है। कैसे रॉ एजेंट वीरा राघवन की जर्नी जो मिशन के दौरान अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करता है, फिर अपने ट्रॉमा से लड़ते हुए एक बार फिर दोबारा देश और लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। मॉल हाईजैकिंग, टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन और उमर फारूक को दोबारा पकड़ने तक वीरा का सफर एक्शन, इमोशंस और चैलेंजेस से भरा हुआ था। फिल्म में जहाँ तक एक तरफ वीरा की स्ट्रेंथ और डेडिकेशन दिखाई गई थी, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर चल रहे इमोशनल स्ट्रगल्स को भी दिखाया गया था। आखिर में वीरा अपने मिशन को पूरा करता है और अपने साथियों प्रीति, डोमिनिक और पूरी टीम के साथ एक नई शुरुआत करता है। उम्मीद है आपको 20 मूवी का डिटेल ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीस्ट यानी हिंदी टाइटल रॉ की कंप्लीट स्टोरी और उसके डिटेल बैकग्राउंड के बारे में। इस वीडियो में हम मूवी को शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हर सीन और हर इवेंट आपको आसानी से समझ आ सके। बीस्ट साल 2022 में रिलीज़ हुई एक इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे नेल्सन दिलीप कुमार ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म को कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया है। मूवी के लीड रोल में हमें विजय और पूजा हेगड़े नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म में सेल्वा राघवन, साजी चैन, वीटीवी गणेश, अंकुर, विकाल, अपर्णा दास, सतीश कृष्णन, शाइन टॉम चाको, योगी बाबू, रेडिन किंग्सली जैसे कलाकार भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देते। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी मनोज परमहंसा ने संभाली है, एडिटिंग आर निर्मल ने की है और फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया है। 20 को 13 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम लगभग 159 मिनट्स का है। फिल्म का बजट करीबन 130 से 150 करोड़ रुपए के बीच बताया गया है, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 216 से 300 करोड़ रुपए के बीच की कमाई की है। अब अगर मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक फॉर्मर रॉ एजेंट के आसपास घूमती है। सिचुएशन तब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब एक शॉपिंग मॉल को टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं और अंदर मौजूद लोग हॉस्टेजेस बन जाते हैं। इसके बाद वहीं फॉर्मर रॉ एजेंट ही हॉस्टेजेस को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है और यहीं से शुरू होती है फिल्म की मेजर जर्नी। बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं मूवी के पहले स्टोरी पार्ट की तरफ और देखते हैं इस कहानी की शुरुआत आखिर किस तरह होती है। तो दोस्तों, अब शुरू होती है बीस्ट की असली कहानी। मूवी की शुरुआत हमें वीरा
राघवन से मिलवाती है, जो रो का एक हाईली ट्रेंड फील्ड एजेंट है। इस वक्त वीरा पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस मिशंस पर तैनात है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, एक नोटोरियस टेररिस्ट उमर फारूक को पकड़ना। एक कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। इस मिशन के लिए वीरा पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान में अंडर कवर रह रहा है। यहाँ पे वीरा का रोल प्ले किया है थालापति विजय ने। अंडर कवर रहने का मतलब सिर्फ अपनी असली पहचान छुपाना नहीं होता है, बल्कि उस जगह की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना भी होता है। और वीरा बिल्कुल वही करता है। इतने लंबे समय तक वहाँ रहने के दौरान वो आसपास के लोगों के बीच इस तरह घुल मिल जाता है कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता। बाहर से देखने पर वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह नज़र आता है, जबकि असल में वो अपने मिशंस के हर पल पर नज़र बनाए रखता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वीरा का व्यवहार आसपास के लोगों के साथ काफ़ी प्यार भरा और अपनापन से भरा हुआ है। खासकर एक छोटी सी बच्ची उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का और प्यारा सा रिश्ता देखने को मिलता है। जब भी बच्ची अपनी छोटी छोटी शरारतें करती है, वीरा अक्सर जानबूझकर उसे जीतने देता है। वो उसकी बातों में साथ देता है, उसके साथ वक्त बिताता है और उसकी खुशी के लिए बलून्स भी खरीदता है। धीरे धीरे सिर्फ उस बच्ची ही नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ भी वीरा की अच्छी जान पहचान हो जाती है। बच्ची की माँ अक्सर उसके लिए खाना लेकर आती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे और इज्जत भरी तरीके से पेश आती है। वीरा भी उसके इस प्यार और अपनेपन को उतनी ही सादगी के साथ एक्सेप्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि वीरा जिस जगह पर सिर्फ एक मिशन के लिए आया था, धीरे धीरे वही जगह उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती है। एक रो एजेंट होने के नाते उसे अपनी फीलिंग्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन इतने महीनों तक एक ही माहौल में रहने की वजह से उसका कनेक्शन वहाँ के लोगों के साथ नेचुरली बनने लगता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत नज़र आता है, लेकिन असल में वीरा हर वक्त अपने असली मिशन पर फोकस रहता है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। एक दिन अचानक वीरा के पास टेक्टिकल टीम का एक अर्जेंट कॉल आता है। कॉल में उसे बताया जाता है कि जिस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, यानी उमर फारूक, वो पहले ही लोकेशंस पर पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस के मुताबिक फारूक बहुत जल्द वहां से निकलने वाला है। सिचुएशंस और भी ज़्यादा सीरियस इसीलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आसपास कहीं एक इंडियन स्पाई मौजूद है। इस बात का भी अंदाज़ा लग चुका है कि उस स्पाई का कनेक्शन फारूक तक पहुँच सकता है। अगर एक पल की भी देरी हुई तो 3 महीनों की मेहनत से तैयार किया गया पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता है और उमर फारूक उसके हाथ से हमले के लिए हमेशा के लिए निकल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही वीरा समझ जाता है कि अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अब हर सेकंड बहुत कीमती है। मिशंस को बचाने और उमर फारूक को भागने से रोकने के लिए वीरा तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है और इसी डिसीजन के साथ कहानी अपने पहले बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब वीरा के पास वक्त बहुत कम होता है। इंटेलिजेंस से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद वो बिना किसी देरी के सीधा उमर फारूक को हाइड आउट की तरफ बढ़ता है। मिशंस का हर सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फारूक एक बार वहाँ से निकल गया तो 3 महीनों की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। हाइड आउट के अंदर घुसते वीरा तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसका सामना फारूक के आदमियों से होता है, लेकिन एक ट्रेन रो फील्ड एजेंट होने की वजह से वीरा उसका सामना क्लोज कॉम्बैट में करता है। एक के बाद एक वो फारूक के लोगों को गिराता चला जाता है और धीरे धीरे हाइड आउट के अंदर अपना रास्ता बना लेता है। हर मूवी का सिर्फ एक ही मकसद है, उमर फारूक तक पहुंचना और मिशंस को सक्सेसफुल बनाना। लेकिन इस ऑपरेशंस की एक बहुत ही बड़ी कंडीशंस भी होती है। इंटेलिजेंस एजेंसी का क्लियर ऑर्डर होता है कि उमर फारूक को जिंदा पकड़ना है, उसे मारना मिशंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए वीरा को हर कदम बहुत संभाल कर उठाना पड़ता है। उसे फारूक को रोकना भी है और साथ ही उसे जिंदा भी रखना है। इसी बीच उमर फारूक मौका देखकर एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वीरा तुरंत सिचुएशन को समझ लेता है और उसकी एस्केप को रोकने के लिए मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करता है। उसका प्लान फारूक को मारना नहीं बल्कि उसे भागने का रास्ता बंद करना होता है। लेकिन वीरा जिस जगह पर मौजूद होता है वहाँ से वो बाहर का पूरा एरिया क्लियरली नहीं देख पाता। इस वजह से मिसाइल लॉन्च करने से पहले वो कमांड सेंटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो कंफर्म करता है कि मिसाइल गिरने वाला एरिया के आसपास कोई सिविलियन तो मौजूद नहीं है और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड लेती है। उसी वक्त वही छोटी बच्ची जिसे वीरा पिछले कई दिनों से प्यार और अपनापन से मिलता रहता था, बाहर अपने बलून के पीछे भाग रही होती है। वही बलून होता है जो वीरा ने खुद उसके लिए खरीदा था। कमांड टीम इस बात को देख लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि ब्लास्ट एरिया के आसपास एक सिविलियन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो वीरा को सच नहीं बताते। वो इस इन्फॉर्मेशन को उसे छुपा लेते हैं। इसके बदले वीरा को सिर्फ इतना कहा जाता है कि आउटर पेरीमीटर बिल्कुल क्लियर है। उसे बताया जाता है कि किसी भी सिविलियन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ मिशंस पर होना चाहिए, ना कि पॉसिबल डैमेज पर। वीरा को अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है। उसके
पास शक करने की वजह भी नहीं होती, इसीलिए वो कमांड की बात मान लेता है। अपनी टीम की कंफर्मेशन पर भरोसा करते हुए वीरा मिसाइल लॉन्च कर देता है। कुछ ही पलों में मिसाइल सीधा उमर फारूक की गाड़ी को हिट करती है। ब्लास्ट की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका भागना नामुमकिन हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर टेक्निकल टीम उमर फारूक को जिंदा पकड़ लेती है। एक नज़रिए से देखा जाए तो मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है, लेकिन वीरा के लिए असली कहानी अब शुरू होने वाली होती है। ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे धुआं छटने लगता है। चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच वीरा की नज़र हवा में उड़ते हुए एक बलून पर पड़ती है। ये कोई आम बलून नहीं होता है, वही बलून होता है जो उसे उस छोटी बच्ची के लिए खरीदा था। एक पल में वीरा सब कुछ समझ जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो बच्ची याद आ जाती है जिसके साथ वो हंसता था, जिसके साथ उसने वक्त बिताया था और जिसे वो कभी भी खतरे में देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब सच उसके सामने होता है। मिसाइल स्ट्राइक के दौरान वही बच्ची ब्लास्ट के चपेट में आ जाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। ये बात वीरा को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि जिस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने ट्रिगर दबाया था, उसी मिशन की कीमत एक मासूम बच्ची की जान बन गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मिसाइल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी टीम के दी हुई इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करके लॉन्च की थी, लेकिन नतीजा बदलने वाला नहीं था। उस बच्चे की मौत के बोझ वीरा अपने दिल से कभी नहीं हटा पाया। यह हादसा उसके लिए सिर्फ एक फेल्ड मोमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशनल जख्म बन जाता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसी गहरे सदमे और गिल्ट के साथ वीरा रो एजेंसी छोड़ने का फैसला करता है। अपनी पुरानी ज़िंदगी और अपने मिशंस को पीछे छोड़कर वो वापस चेन्नई लौट आता है और इसी के साथ वीरा की ज़िंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है। इस दर्दनाक ऑपरेशन के बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लगभग 11 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन वीरा के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया होता है और बाहर से देखने पर शायद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी उसी एक इंसिडेंट के बोझ के साथ जी रहा होता है। उस मिसाइल स्ट्राइक की यादें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। वो छोटी सी बच्ची, उसकी मुलाकात, उसकी मुस्कुराहट, उसके साथ बिताए हुए पल और फिर उसकी मौत, ये सब बार बार वीरा के दिमाग में फ्लैश होने लगता है। हर याद उसे दिन की तरफ वापस ले जाती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस हादसे को भुला नहीं पाता है। मूवी यहाँ साफ दिखाते कि वीरा PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। उसके लिए यह सिर्फ एक बुरी याद नहीं बल्कि एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा बन चुका होता है जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार वही इंसिडेंट दोबारा चलने लगता है। उस बच्चे की याद बार बार सताती रहती है। जो चीज़ एक वक्त पर उसके लिए सिर्फ मिशंस का हिस्सा थी, वही अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल बोझ बन चुकी होती है। वीरा चाहकर भी अपने ब्लास्ट से अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। इसी वजह से वो अपने साइकाट्रिस्ट से कॉन्टेक्ट में रहता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अगर वीरा इस तरह खुद को दुनिया से अलग रखेगा तो उसका ट्रॉमा और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए वो उसे सिर्फ मेडिसिन या ट्रीटमेंट पर डिपेंड रखने की वजह से रहने की जगह धीरे धीरे नॉर्मल सोशल एरिया में वापस आने की सलाह देते हैं। साइकाट्रिस्ट के बार बार कहने पर वीरा आखिरकार एक शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह उसके लिए कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है। एक ऐसा इंसान जो पिछले कई महीनों से अपनी गिल्ट और ट्रॉमेटिक मेमोरीज के साथ जी रहा होता है, उसके लिए लोगों के बीच वापस जाना एक बड़ा कदम होता है। लेकिन वीरा अपने डॉक्टर की बात मानता है और शादी अटेंड करता है। इसी शादी के दौरान उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। दोनों की पहली मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदलती है। वक्त के साथ उसके बीच एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है और धीरे धीरे ये कनेक्शन प्यार में बदल जाता है। प्रीति का रोल यहाँ पे पूजा हेगड़े ने प्ले किया है। प्रीति की एंट्री वीरा की ज़िंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत करती है। काफ़ी समय बाद वीरा की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो उसके फ्यूचर का हिस्सा बनने लगता है। उसकी प्रेजेंस वीरा की ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन लेकर आती है। लेकिन सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, प्रीति वीरा को उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सोचने के लिए मोटिवेट करती है। वो वीरा को समझाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा एक पर्पस देना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रीति उसे डोमिनिक एंड सोल्जर्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करती है। सिक्योरिटी एजेंसी डोमिनिक इरुदियाराज के लीडरशिप में चल रही होती है, लेकिन इस वक्त एजेंसी की हालात कुछ खास नहीं होती। कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही होती है और उसे एक मजबूत डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। प्रीति का मानना होता है कि वीरा का एक्सपीरियंस और उसके ट्रेनिंग इस एजेंसी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। वीरा भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है। शायद ये उसके लिए एक मौका, अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकलने का एक ऐसा मौका जहाँ वो दोबारा किसी काम के खुद को बिजी रख सके और अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से थोड़ी दूरी बना सके लेकिन जब वीरा अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कहीं एक बहुत बड़ा खतरा चुपचाप अपनी जगह बना रहा होता है। इसी दौरान तमिलनाडु गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस के थ्रू एक बहुत ही सीरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता लगता है कि कुछ टेररिस्ट चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल को टारगेट बनाकर एक बहुत ही बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल यह सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है, लेकिन इस खबर के सीरियसनेस को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ ही समय में कितनी बड़ी मुसीबत का रूप लेने वाली है और इसी के साथ कहानी एक और बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां से फिल्म का असली कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। प्रीति के कहने पर वीरा डोमिनिक सोल्जर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। एक दिन वीरा, प्रीति और डोमिनिक मिलकर एजेंसी का एक क्लाइंट से मिलने के लिए ईस्ट कोस्ट मॉल पहुंचते हैं। इसी वक्त मॉल एजेंसी का आखिरी क्लाइंट होता है। एजेंसी पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, इसीलिए इस क्लाइंट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। बाहर से देखने पर मॉल में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। लोग अपनी शॉपिंग में बिजी होते हैं, स्टोर्स खुले होते हैं और हर तरफ रोज़ की तरफ भीड़ होती है। लेकिन वीरा के लिए कोई भी जगह सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने की चीज़ नहीं होती है। एक ट्रेन रो फील्ड एजेंट होने की वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन आम इंसान से काफ़ी अलग होती है। जहाँ दूसरे लोग सिर्फ एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल देख रहे होते हैं, वहीं वीरा आसपास की हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी को ध्यान से नोटिस करने लगता है। मॉल के अंदर रहते हुए उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ती है जो उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती है। कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ मूवमेंट्स और कुछ एक्टिविटीज़ उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से सस्पिशियस महसूस होने लगते हैं। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन शायद किसी और को ऑर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन वीरा के लिए सब एक वार्निंग की तरह थी। वो हर छोटी डिटेल को अपने दिमाग में छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, उसका शक और मजबूत होता चला जाता है। धीरे धीरे वीरा एक कंक्लूजन तक पहुंचता है। उसे लगने लगता है कि मॉल में जो कुछ ऊपर से दिख रहा है, असल में बात उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वीरा के अंदाज़ा लगा लेता है कि मॉल पर किसी और का कंट्रोल हो चुका है। मतलब सिचुएशन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और किसी ने चुपचाप मॉल को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक अंदाज़ा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वीरा का शक सच साबित हो जाता है। अचानक मॉल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक के बाद एक कई लोग जो अब तक सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में बिल्कुल आम लोगों की तरह घूम रहे थे, अपने असली पहचान सामने ले आते हैं। ये लोग असल में टेररिस्ट होते हैं। इसका लीडर होता है उमर शेख, जो उमर फारूकी का भाई है। उसके साथ उसके स्लीपर सेल्स भी होते हैं जो सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर पहले से ही मॉल के अंदर मौजूद थे। जैसे ही उसका प्लान शुरू होता है, वो बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में एक शांत शॉपिंग मॉल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक क्या हुआ है। कुछ सेकंड्स पहले जो शॉपिंग मॉल्स और फैमिलीज से भरी हुई थी, वही अब टेरर और पैनिक के सेंटर बन चुकी होती है। इस पर वीरा को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी पहले की गई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। जिस खतरे को उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से महसूस किया था, वो अब सबके सामने हकीकत बन चुका होता है। सिचुएशन इतनी तेज़ी से कंट्रोल से बाहर निकलती है कि वीरा तुरंत एक्शन लेता है। वो प्रीति, डोमिनिक और कुछ दूसरे लोगों को लेकर मॉल के अंदर से एक ऐसे रेस्टोरेंट में चला जाता है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। फिलहाल वही जगह उसके लिए सबसे सेफ हाइड आउट बन जाती है। सब लोग चुपचाप अंदर छुप जाते हैं और बाहर चल रही हर एक्टिविटी पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मॉल के बाहर सरकारी एजेंसी भी तुरंत एक्टिव हो जाती है। सिचुएशन की कमांड डेप्यूटी NSA अल्ताफ हुसैन के हाथ में होती है। गवर्नमेंट समझ जाती है कि एक आम क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक प्लान टेररिस्ट हाईजैकिंग है। सीधा अटैक करने के बजाय पहले टेररिस्ट से बातचीत करने का फैसला लिया जाता है। नेगोशिएशन शुरू होती है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे बात की जाती है कि ताकि होस्टेज सिचुएशंस को बिना और खून खराबे से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन टेररिस्ट की डिमांड बिल्कुल साफ होती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उमर फारूक की रिहाई। यानी जिस टेररिस्ट को कभी वीरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदा पकड़वाया था, अब उसी को छुड़वाने के लिए पूरे मॉल को होस्टेज बना लिया गया है। और इसी के साथ वीरा का पास्ट और उसका प्रेजेंट एक बार फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे कहानी और भी ज़्यादा डेंजरस मोड की तरफ बढ़ने लगती है। मॉल के अंदर टेररिस्ट का पूरा कब्जा हो चुका होता है, जबकि बाहर गवर्नमेंट हर मुमकिन तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। डेप्यूटी नासा अल्ताफ हुसैन लगातार हर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसी दौरान उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि वीरा राघवन भी इसी मॉल के अंदर मौजूद है। एक खबर मिलते ही पूरी सिचुएशन को देखने का गवर्नमेंट का नज़रिया बदल जाता है। अल्ताफ जानता है कि वीरा कोई आम सिक्योरिटी गार्ड या ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो एक फॉर्मर रॉ फील्ड एजेंट रह चुका है, जिसके आसपास हाई रिस्क ऑपरेशंस का सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसे में अगर वीरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो अंदर की सिचुएशन को समझना और टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी आसान हो सकता है। इसी सोच के साथ अल्ताफ किसी तरह वीरा से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाता है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू होता है। बाहर से अल्ताफ लगातार वीरा को समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त मॉल के अंदर मौजूद हज़ारों लोगों की जान खतरे में है। वो चाहता है कि वीरा अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की मदद करे, लेकिन वीरा तुरंत हाँ नहीं करता है। वीरा तुरंत यहाँ नहीं करता है, लेकिन शुरू में काफ़ी
हिचकिचाता है। इसके पीछे वजह भी साफ होती है। रो छोड़ने के बाद वीरा ने अपनी पुरानी जिंदगी से दूर रहने का फैसला कर लिया था। उसके दिमाग में अब भी पाकिस्तान वाले ऑपरेशन की ट्रॉमेटिक यादें ताज़ा थी। उस मिशन ने उसे सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया था। इसीलिए वो दोबारा किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से पहले रुक कर सोचता है। लेकिन फिर वीरा अपनी पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखना शुरू करता है। वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ और डिमांड्स को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके सामने एक बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। ये लोग किसी छोटी मोटी डिमांड के लिए मॉल पर कब्जा नहीं किए बैठते। इसका असली मकसद सिर्फ एक ही है, उमर फारूक को आज़ाद करवाना। जैसे ही वीरा को ये बात समझ आती है, उनके लिए सिर्फ एक होस्टेज सिचुएशन नहीं रह जाती है, मामला सीधा उसके पास से जुड़ जाता है। जिस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक ऑपरेशन कंप्लीट किया था, आज उसी टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान को दांव पर लगा दिया था। यह बात समझते ही वीरा का नजरिया बदल जाता है। अब वो सिर्फ खुद को, अपने और साथ छुपे हुए लोगों को बचाने के बारे में नहीं सोचता, वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करता है। मौका मिलते ही वीरा एक टेररिस्ट को मार गिराता है। साथ ही वो एक दूसरे टेररिस्ट को जिंदा पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है। उसे वही छोड़ने के बजाय वीरा उस कैप्चर टेररिस्ट को लेकर अपने हाइड आउट में आता है, जहाँ प्रीति, डोमिनिक और बाकी लोग छुपे हुए होते हैं। एक टेररिस्ट का जिंदा पकड़ा जाने वाला वीरा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पास टेररिस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मौका होता है। लेकिन वीरा सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकता है। वो समझ चुका होता है कि अगर सिर्फ हाइड आउट में छुप कर बैठा रहा तो टेररिस्ट का कंट्रोल और मजबूत होता चला जाएगा। इसीलिए वो एक और बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वीरा अपने डिस्गाइज बदलता है और इसी बदले हुए रूप में टेररिस्ट के बीच घुसने की कोशिश करता है। एक काम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसकी असली पहचान का थोड़ा सा भी अंदाजा टेररिस्ट को हो जाता है तो उसकी पूरी प्लानिंग वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन वीरा अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उसके बीच सफलता से घुस जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू करता है। मौका देखकर वीरा टेररिस्ट को एक एक करके खत्म करने लगता है। इस तरह बिना सीधा सामने आए वो उनके ग्रुप्स को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। मॉल के अंदर एक तरफ टेररिस्ट अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वीरा चुपचाप उसके बीच रहकर उसकी ताकत को तोड़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ मॉल के अंदर शुरू हो जाता है एक ऐसा खामोश ऑपरेशन जहां पर अगला कदम वीरा और टेररिस्ट के बीच टकरार को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाला होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, मॉल के अंदर की सिचुएशन और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आती है। बाहर मौजूद गवर्नमेंट लगातार टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन कर रहे होती है। लेकिन इसी बीच कहानी में कैसा सच सामने आता है जो पूरी सिचुएशन को एक नई डायरेक्शन दे देता है। पता चलता है कि होम मिनिस्टर खुद उमर सैफ और उसके टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है। यानी जिस इंसान पर देश की सुरक्षा से जुड़ा फैसला की जिम्मेदारी होती है, वहीं छुपकर टेररिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। एक खुलासा पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। अब ये सिर्फ एक होस्टेज क्राइसिस नहीं रह जाता है, अब इसके पीछे सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी पता चलने लगता है। मॉल के अंदर इस पूरे इंसिडेंट को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि लाइव टेलीविजन देखने वाले लोगों को लगे कि होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को टेररिस्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया है। ये सब कुछ कैमरा के सामने होता है। बाहर मौजूद लोग, मीडिया और गवर्नमेंट एजेंसी भी इसी लाइव टेलीकास्ट को देख रही होती है। और दूसरी तरफ वीरा साहब कह देता है कि अगर फारूक को छोड़ा गया तो होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। और इस कदम से पूरा होस्टेज क्राइसिस और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अब हर तरफ कंफ्यूजन, प्रेशर और टेंशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अगला कदम किस तरफ जाने वाला है। जैसे इस सेफ को लगता है कि उसकी हार तय है, वो खुद को एक होस्टेज दिखाकर भीड़ में छिप जाता है। बाद में डोमिनिक से वीरा की असली पहचान जानने के बाद सेफ और उसके स्लीपर सेल्स वीरा को पकड़ लेते हैं लेकिन अपर्णा की मदद से वीरा वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और सेफ के साथ उसके पूरे टेररिस्ट गैंग को खत्म कर देता है। साथ ही सभी होस्टेजेस को भी सुरक्षित बाहर निकाल देता है। इसके बाद पुलिस होम मिनिस्टर को टेररिस्ट के साथ मिलकर साजिश रचने और मॉल हाईजैकिंग में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर देती है। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद गवर्नमेंट उमर फारूक को जेल से रिहा करके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ देती है। कुछ महीने बाद वीरा पाकिस्तान में एक और नया ऑपरेशन चलाकर उमर फारूक को दोबारा पकड़ लेता है और एक लंबे एयर चेस के बाद उसे सुरक्षित वापस इंडिया ले आता है। ऑपरेशन की सफलता के बाद वीरा, पृथ्वी और डोमिनिक और उसकी पूरी टीम गोवा में अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और इसी के साथ फिल्म वहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शंस के बारे में और देखते हैं कि बीश को बनाने का सफर कैसे शुरू हुआ था। इस फिल्म को प्रोडक्शन राइट्स जनवरी 2020 में सन पिक्चर्स ने एक्वायर किए थे। उस वक्त तय हो चुका था कि फिल्म विजय के करियर की 65वीं फिल्म होगी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर के तौर पर AR मुरुगदास को साइन किया गया था। मतलब फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी पहले उनके पास थी और प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ आगे बढ़ने वाला। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट
में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक AR मुरुगदास ने अपनी रीम्यूटेशन काम करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन्हें इस फिल्म को हटा दिया गया और प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद फिल्म के लिए नए डायरेक्टर की तलाश शुरू हुई। आखिरकार नेल्सन दिलीप कुमार को इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाया गया। उसके आने के बाद फिल्म एक नई डायरेक्शन ली और दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट थलापति 65 के टेम्पररी टाइटल के साथ किया गया। कुछ महीनों बाद जून 2021 में मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया और इसी के साथ सबके सामने इस फिल्म का नाम बीस्ट रखा गया। टाइटल अनाउंसमेंट के बाद फिल्म की शूटिंग और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई। मूवी की शूटिंग सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग लोकेशन पर की गई। इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने चेन्नई, दिल्ली और जॉर्जिया जैसे लोकेशंस पर शूट किया। कई महीनों तक चलने वाली शूटिंग के बाद फिल्म का प्रोडक्शन धीरे धीरे अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया और आखिरकार दिसंबर 2021 के मध्य तक फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी मनोज परमहंसा ने संभाली, जबकि एडिटिंग का काम आर निर्मल ने किया। इस तरह डायरेक्शन में होते हुए बदलाव से लेकर टाइटल अनाउंसमेंट, शूटिंग शेड्यूल और टेक्निकल टीम के साथ बीस्ट का प्रोडक्शन सब पर कंप्लीट हुआ और फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। अब बात करते हैं बीस्ट के रिलीज और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। लंबे प्रोडक्शन शेड्यूल और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आखिरकार बीस्ट को 13 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म के रिलीज होते ही ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की नज़र इस पर टिक गई, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले। यानी कुछ लोगों ने फिल्म के कई पहलुओं को पसंद किया जबकि कुछ क्रिटिक्स की तरफ से इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस तरह फिल्म को हर जगह एक ऐसे रिव्यूज नहीं मिले बल्कि उसके रिस्पॉन्स को मिक्स कैटेगरी में रखा गया। हालांकि रिव्यूज अलग अलग रहे लेकिन इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर उतना देखने को नहीं मिला। कमर्शियल लेवल पर बीस्ट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 216 से 300 करोड़ के बीच की कमाई की। कलेक्शन अपने आप में काफी बड़ा माना गया और इसी परफॉर्मेंस की वजह से बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स भी बने। कलेक्शन के हिसाब से बीस्ट 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। सिर्फ तमिल सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की बात करें तो ये फिल्म 2022 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म भी बनी। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के दम पर बीस्ट ने अपना नाम उन तमिल फिल्मों की लिस्ट में भी दर्ज कराया जो अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म के में शामिल रही थी। इस तरह क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई और कमर्शियल तौर पर खुद को एक सक्सेसफुल फिल्म के रूप में साबित किया। अब बात करते हैं बीस्ट के डेवलपमेंट फेज की, यानी इस फिल्म का सफर ऑफिशियली शुरू कैसे हो रहा, बीच में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की खबरें नवंबर 2019 में सामने आना शुरू हुई। इसी वक्त बताया गया कि विजय अपनी उस समय बन रही फिल्म मास्टर के बाद अपनी 65वीं फिल्म शाइन कर चुके, यानी मास्टर की शूटिंग के दौरान उन्हें अगले प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जुलाई 2020 में रिपोर्ट सामने आई कि इस प्रोजेक्ट को कलानिधि मारन की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फाइनेंस करेगी। विजय और सन पिक्चर्स को कोई पहली पार्टनरशिप नहीं थी। इससे पहले भी दोनों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स, सूरा, सरकार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इसीलिए एक बार फिर इस कॉम्बिनेशन को लेकर फैंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई डायरेक्टर्स का नाम सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मागी थिरुमेनियस, शंकर सुधा कोंगारा, पंडिराज आर अजय, वेट्रीमारन जैसे कई डायरेक्टर्स के नाम इस प्रोजेक्ट से जोड़े गए। उस वक्त किसी भी नाम पर ऑफिशियली मुहर नहीं लगी थी, इसीलिए फैंस लगातार इंतजार कर रहे कि आखिर फिल्म डायरेक्टर कौन होगा। फिर मार्च 2020 में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। बताया गया कि प्रोजेक्ट की डायरेक्शन की जिम्मेदारी AR मुरुगदास संभालेंगे और उस समय फिल्म का टेम्पररी टाइटल थालापति 65 के नाम से जाना रहा था। इसी दौरान फिल्म की टेक टीम को लेकर भी काफी सारी अपडेट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक कंपोज करने के लिए थमन एस को साइन किया गया था। विजय के साथ उसका पहला कोलैबोरेशन होने वाला था। वहीं फीमेल लीड के लिए तमन्ना भाटिया से भी बातचीत चल रही थी। अगर उसकी कास्टिंग फाइनल होती तो विजय के साथ उसका सूरा के बाद दूसरा कोलैबोरेशन था। समय आगे बढ़ता रहा और अगस्त 2020 की शुरुआत में AR मुरुगदास ने फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट विजय को सुनाई। स्क्रिप्ट सुनने के बाद विजय ने उसे अप्रूवल दे दिया। इसके बाद अगस्त 2020 के मध्य में टीम की तरफ से रिपोर्ट सामने आई कि थालापति 65 बहुत जल्द प्रोडक्शंस में नजर एंटर करेंगे। साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि 22 अगस्त 2020 यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट भी नहीं हो पाया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान AR मुरुगदास ने एक साफ किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट उसकी किसी पुरानी फिल्म के सीक्वल नहीं है। उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है। प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी बीच टेक्निकल टीम में भी कुछ लोगों को शामिल किया। फिल्म के लिए स्टंट कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी अनबरुनी जोड़ी को दी गई है। विजय के साथ उसका पहला कोलैबोरेशन था। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर मनोज परमहंसा ने भी फरवरी 2021 में अपनी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म कर दी। लेकिन इसी बीच प्रोजेक्ट के अंदर एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय को इस फिल्म के लिए शुरुआत में 100 करोड़
मिलने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पैदा हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए विजय ने अपनी सैलरी का 30% हिस्सा छोड़ने का एक फैसला किया। इसके बाद इसकी रीम्यूनरेशन 70 करोड़ बताई गई। इसी दौरान प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने भी AR मुरुगदास से उसकी सैलरी कम करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मांग उसकी पिछली डायरेक्टर फिल्म दरबार 2020 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिलने के बाद की गई थी, लेकिन AR मुरुगदास ने अपने रीम्यूनरेशन काम करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से अक्टूबर 2020 में सन पिक्चर्स ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। डायरेक्टर को बाहर होने के बाद फिल्म एक बार फिर बिना डायरेक्टर के रह गई। इसके बाद प्रोड्यूसर ने नए डायरेक्टर की तलाश शुरू की। आखिरकार कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र, जो विजय के साथ मास्टर में काम कर चुके थे, उन्होंने नेल्सन दिलीप कुमार का नाम रिकमेंड किया और उन पर जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्शन नेल्सन को दी जाए। और यहीं से थालापति 65 का सफर में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, जहां से प्रोजेक्ट की कमांड एक नए डायरेक्टर के हाथ में जाने वाली थी। अब बात करते हैं 20 के प्री प्रोडक्शन फेज की, यानी जब फिल्म की स्टोरी, टीम और ओवरऑल प्लानिंग को फाइनल शेप दिया गया था। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में दौरान बताया था कि जब उन्होंने 20 की कहानी लिखनी शुरू की, तब उनके दिमाग में शुरू से ही विजय थे। उसके मुताबिक ये स्क्रिप्ट विजय को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। नेल्सन ने कहा था कि भाई वो विजय की स्क्रीन प्रेजेंस और उसकी कैपेबिलिटीज से अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता है कि विजय किस तरह सीन्स को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं और ऑडियंस उन्हें किस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखती है। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी स्टोरी का आइडिया चुना जिसमें विजय की पर्सनैलिटी और उसकी इमेज नेचुरली फिट हो सके। साथ ही नेल्सन का यह भी कहना था कि वो उस आइडिया के अंदर कुछ अलग करना चाहते थे। उसके हिसाब से स्क्रिप्ट विजय को भी पसंद आई और उसे खुद उस स्क्रिप्ट पर भरोसा पूरा था। इसी दौरान स्टंट कोरियोग्राफर अनबरीव ने फिल्म के एक्शंस के बारे में भी अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 20 में ऑडियंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंट सीक्वल देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस एक्शन सीक्वेंस की तुलना KGF चैप्टर 1 जैसे बड़े एक्शन स्केल से की थी। खुद नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि 20 लगभग 60% एक्शन और 40% ह्यूमर का कॉम्बिनेशन है। इस तरह प्री प्रोडक्शन दौरान स्क्रिप्ट, टेक्निकल टीम, टाइटल, एक्शन डिजाइन और फिल्म के ओवरऑल टोन को धीरे धीरे फाइनल किया गया। अब बात करते हैं 20 की कास्टिंग के बारे में। फिल्म के लीड रोल में विजय ने निभाया, जहां वो वीरा राघवन यानी एक रॉ एजेंट है। जनवरी 2021 में खबर है कि पूजा हेगड़े फिल्म की लीड एक्ट्रेस हो सकती है। आखिरकार 24 मार्च 2021 को सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि पूजा हेगड़े फिल्म की लीड एक्ट्रेस होगी। आखिर में 28 नवंबर 2021 को नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म के एक बिहाइंड द सीन्स स्टिल शेयर किया। इसके जरिए उन्होंने कंफर्म किया कि बी जॉन सराव, सुनील रेड्डी और शिवा अरविंद भी फिल्म का हिस्सा है। इस तरह लीड कास्ट के लेकर सपोर्टिंग एक्टर तक 20 की पूरी कास्टिंग को धीरे धीरे फाइनल किया गया। अब बात करते हैं 20 की शूटिंग और प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में। फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग शुरू होने से पहले एक टेस्ट शूट ऑर्गेनाइज किया गया था। टेस्ट शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क्स के ऑफिशियली कंडक्ट किया गया था। इसका मकसद प्रोडक्शन शुरू होने से पहले टेक्निकल और प्रैक्टिकल तैयारी को फाइनल करना था। इसके बाद 31 मार्च 2021 को फिल्म का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। इस लॉन्च सन टीवी नेटवर्क में एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ किया गया। हालांकि इस लॉन्च इवेंट में लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े मौजूद नहीं थी। बाद में पूरी टीम एक बार फिर मिली और कुछ पैच वर्क सीन्स की शूटिंग भी कंप्लीट की गई। बात करते 20 के म्यूजिक और मार्केटिंग, रिलीज और के बाद डिजिटल और टेलीविजन प्रीमियर के बारे में। सबसे पहले म्यूजिक की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र ने इसको कंपोज किया है। फिल्म के साउंड ट्रैक में कुल 3 ओरिजिनल सॉन्ग शामिल किए थे। 21 जून 2021 को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। मलयालम वर्जन की डिस्ट्रीब्यूशन मैजिक फिल्म्स ने संभाली, वहीं हिंदी वर्जन को UFO मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया। 24 अक्टूबर 2022 यानी दिवाली के मौके पर फिल्म की ओरिजिनल तमिल वर्जन पहली बार सन टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। बात करते 20 के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। रिलीज के बाद 20 को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो रिव्यू के बावजूद फिल्म ने कमर्शियल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज से कुछ दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लगातार मजबूत कलेक्शन करती रही थी। इसी परफॉर्मेंस के साथ 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और 2022 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई। तो दोस्तों, इसी के साथ 2022 की पूरी कहानी और कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है। कैसे रॉ एजेंट वीरा राघवन की जर्नी जो एक मिशन के दौरान अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करता है, फिर अपने ट्रॉमा से लड़ते हुए एक बार फिर दोबारा देश और लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। मोल हाईजैकिंग, टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन और उमर फारूक को दोबारा पकड़ने तक वीरा का सफर एक्शन, इमोशंस और चैलेंजेस से भरा हुआ था। फिल्म में जहां तक एक तरफ वीरा की स्ट्रेंथ और डेडिकेशन दिखाई गई थी, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर चल रहे इमोशनल स्ट्रगल्स को भी दिखाया गया था। आखिर में वीरा अपने मिशन को पूरा करता है और अपने साथियों प्रीति, डोमिनिक और पूरी टीम के साथ एक नई शुरुआत करता है। उम्मीद है आपको 20 मूवी का डिटेल ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।